Yes, good evening, hello and welcome guys and welcome to this live session. Yes, we are live now. Please confirm कि आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं. Please confirm कर दीजिए in the chat box because we are live now. Yes, we are live now. Good evening everyone, good evening and welcome to this live session. Good evening Sonam, good evening Riyan, good evening Avisha, Ishan, Ankita, Harsh, good evening Manish, Puneet, Harsh Pathak, Prasad, good evening. Please confirm if I am audible and visible to all of you. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं. Please confirm कर दीजिए in the chat box so that we can start today's session. And today's session is going to be really an important session from an exam standpoint, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट. और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से 110% आता ही आता है एग्जामिनेशन में. इसमें से आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पाओगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर. इसका बिल्कुल भी डाउट मत रखना. जी हाँ, बिल्कुल डाउट मत रखना कि इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं. यस सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड. यस सर, क्लियर. यस, गुड इवनिंग. तो सबसे पहले तो मुझे बता दो. गुड इवनिंग दलप्रीत कौर इज ऑल्सो लाइव, वेरी गुड. गुड इवनिंग दलप्रीत. सबसे पहले तो मुझे बता दो, कल की क्लास का कुछ रिविजन थोड़ा बहुत किया या नहीं किया, चैट बॉक्स में बता दो. सप्लाई चैप्टर आरसीएम और कॉम्पोजिशन लेवी, उसका कुछ रिवीजन किया क्या क्लास के बाद. कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करे, एडिशनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस वाले चैप्टर के सॉल्व करे या नहीं करे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज टू बी सीन. क्या करा या नहीं करा. यस सर, ईशान कह रहा है करा सर. अभिषा कह रही है सर किया. प्रशांत कह रहा है डन. पुनीत, कौशल, हाँ जी. तो यस, मोस्टली लोगों ने तो किया. प्रसाद कह रहा है यस सर किया. और किसने रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. इन DTIDT रिवीजन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपने रिवीजन किया तो भाई DTIDT बहुत हलवे जैसा लगेगा आपको. अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो DTIDT आपको नाकों चने चबवा देगा. स्कैनर सॉल्व किया, वेरी गुड. स्कैनर सॉल्व करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो डेफिनेटली आपको करना ही करना चाहिए. ऑलराइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. एंड टुडेज सेशन इज डेडिकेटेड टू वैल्यू एंड टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, ये वही पुराना हमारा चार्ट जिसे हम बार बार रेफर करते रहेंगे. सेक्शन 9 जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है उसका चार्ट है ये. सेक्शन 9 क्या क्या बोलता है, सेक्शन 9 में किस तरह के प्रावधान है, किस तरह के एस्पेक्ट्स हैं सेक्शन 9 में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. और जो हमारा आज का भी लेक्चर है वो भी सेक्शन 9 को ही सेक्शन 9 के ही एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेगा. तो सेक्शन 9 के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो हमारा यूजुअल मैकेनिज्म होता है जहां पर कि जीएसटी की लायबिलिटी सप्लायर बियर करता है. सप्लायर को जीएसटी की लायबिलिटी बियर करनी पड़ती है अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अब इसके अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं भाई. लेवी ऑफ जीएसटी, कलेक्शन कैसे करेंगे, मतलब कलेक्शन कैसे होगा जीएसटी, और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा जिस पे जीएसटी लेवाय होगा. अब लेवी के अंदर 3 एलिमेंट है. लेवी मतलब कितना जीएसटी लगेगा. भाई ये कैसे पता लगेगा, चलो ये तो पता लग गया, इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगना है. अब ये बताओ कि भाई जीएसटी लेवाय कैसे होगा, जीएसटी अप्लाई कैसे करेगा, वो चीज़ बताओ. तो जीएसटी को अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो कि 3 चीज़ें यहाँ पर टेबल में दी हुई हैं. नंबर 1 है चार्ज मतलब किन ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगेगा, जो कि हमारा सप्लाई की डेफिनेशन से निकल के आता है सेक्शन 7, सेक्शन 8. ठीक है, तो सप्लाई जहां जहां होगा वहां जीएसटी लगेगा. तो सबसे पहला एलिमेंट है चार्ज. दूसरा एलिमेंट है वैल्यू. अरे भाई कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा. ठीक है, जैसे मैं मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया, मान लो मैं मार्केट से टूथपेस्ट खरीद के लाया. टूथपेस्ट में जो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा था वो लिखा था 89 रुपीज़. दुकानदार मेरा जान पहचान का था, उसे पता है मैं एक टीचर हूँ
और मैं बच्चों से इतनी कम फीस चार्ज करता हूँ, बिल्कुल बेयर मिनिमम फीस चार्ज करता हूँ कि बस मेरे एक्सपेंसेस मीट हो पाते हैं, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो उसने मुझे दे दिया डिस्काउंट। 89 रुपीज़ का MRP था टूथपेस्ट पे, उसने मुझे कहा सर आप तो टीचर हैं, आप तो इतना कम फीस चार्ज करते हैं अपने स्टूडेंट से, हमको पता है सर ये बात, तो ठीक है आप ये वाला जो टूथपेस्ट है 79 रुपीज़ का हमसे ले जाइए, 89 रुपीज़ आपको पे नहीं करना, आपको 79 रुपीज़ पे करना है। अब मैं दुविधा में पड़ गया, दुविधा में क्या पड़ गया भाई, मैं जो GST पे करूं वो कौन सी वाली वैल्यू पे करूं, क्या मैं 89 रुपीज़ पे करूं जो कि MRP है उस वाले गुड्स का, या मैं 79 रुपीज़ पे करूं जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है उस वाले गुड्स का। तो ये जो सेक्शन आज हम करेंगे सेक्शन 15, ये हमको बताएगा कि GST जो परसेंटेज लगता है, अप्लाई होता है, वो कौन सी वैल्यू पे, कौन से अमाउंट पे अप्लाई होगा, जो कि आज की क्लास का हमारा मेन चर्चा रहेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई किस वैल्यू पे लगता है, हम वो चर्चा करेंगे आज की क्लास में सेक्शन नंबर 15। और एक बार वैल्यू पता लग गई कि हाँ जी हाँ मुझे जो GST लगाना है वो 79 रुपीज़ पे लगाना है या 89 रुपीज़ पे लगाना है, जब वैल्यू पता लग गई तो बस मैं क्या करूँगा, जो भी GST का परसेंटेज होगा, जैसे 18%, 12%, 2%, 3%, जो भी परसेंटेज होगा मैं वो परसेंटेज उस वैल्यू पे लगा दूंगा, तो मेरा GST का अमाउंट निकल के आ जाएगा। GST लॉ में 20% मैक्सिमम CGST का रेट निर्धारित हुआ है, इसका मतलब CGST और SGST दोनों मिला के 40% से ज़्यादा GST फिलहाल आज की डेट में नहीं लग सकता, 40% से कम कम लगेगा भाई। मोस्टली केसेस में तो 18% ही GST लगता है, आप मैक्सिमम चीज़ें देखोगे उस पर 18% GST लगता है, इससे ज़्यादा GST फिलहाल नहीं लगता। ठीक है सर, बात समझ। हाँ देखो मनीष ने पकड़ लिया 250 पर लेक्चर, वेरी गुड। और 300 प्रीमियम, अगर आपको भाई क्लासेस चाहिए तो 300 प्रीमियम मैं प्रोवाइड करता हूँ, वेरी गुड। आप अपने सारे फ्रेंड्स को और आपके जो जूनियर्स हैं जो आगे चल के इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, जो लेना चाहते हैं, उन सबको बताइएगा मोस्ट इकोनॉमिकल क्लासेस, मोस्ट अफोर्डेबल क्लासेस एंड द बेस्ट फैकल्टी इज हुम। आपको पता ही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रीमियम बल्लू बल्ले नालायक। दिव्यम श्रीवास्तव, देखो पुष्पावती, देखो मैं जब ऐसी बातें करता हूँ ना तो एक चीज़ होती है कि भाई कुछ ऐसे बच्चे जो लाइव में बस चुपचाप बैठे होते हैं, जो देख रहे होते हैं सब कुछ लेकिन बोल नहीं रहे होते, वो भी बोल पड़ते हैं, जैसे दिव्यम श्रीवास्तव, वेरी गुड, परफेक्ट दिव्यम। एडवर्टीजमेंट ऑन पीक, बिल्कुल भाई एडवर्टीजमेंट ऑन पीक, ठीक है। चलो तो आज हम किस वाले मैटर पे फोकस करेंगे, आज हम वैल्यू पे फोकस करेंगे कि सर वैल्यू कैसे निकल के आती है, एक हमारे गुड्स हैं उन पे जो GST लगना है वो कैसे लगना है, हम इस वाले मैटर पे आज फोकस करेंगे। सर ये इतने सारे चक्रवात सा क्यों बना दिया आपने, ये ऐसा चक्रवात सा लग रहा है जैसे ब्लंडर आ गया हो, ऐसा क्यों कर दिया आपने, क्योंकि है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैल्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ देयर इन GST। वैल्यू डिटरमाइन करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ GST, जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, किसी गुड्स का वैल्यू कैसे लगता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन चक्रव्यूह, यस बहुत अच्छा वर्ड है चक्रव्यूह। हर्ष कह रहा है सर वो जिनको हम रेफर करेंगे ना वो हमें मारेंगे, हम उन्हें बोलेंगे 250 लेकिन हमें लिया 6500 ले लिया। चलो कोई बात नहीं, ओके तो आओ स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा किसी भी प्रोडक्ट का जिस पे कि भाई GST लगेगी, अब हम वो देखने जा रहे हैं। हमारा GST किस वैल्यू पे लगेगा, वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी जिस पे GST अप्लाई होगा, अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल वाला केस ले लेते हैं। सबसे सिंपल वाला केस मतलब जहां पर अनरिलेटेड पार्टी को सेल होती है, क्योंकि देखो जहां भी रिलेटेड पार्टी को सेल होगी ना, जहां आपके जान पहचान में सेल होगी ना, वहां पर आपको भी पता है जब आपके जान पहचान में कोई सेल होती है तो वो जो सेल है उसमें हाई डिस्काउंट मिलता है, उसमें डिस्काउंट का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलता है भाई, जहां पर भी आपकी जान पहचान होती है ना। तो जान पहचान होगी तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी अलग तरह से डिटरमाइन होगी, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस्ड प्राइस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिलेटेड पार्टी का। जब आप अपनी ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ करते हो, और एक और भाई चीज़ है भाई, अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो दो कंडीशन हो सकती है। एक है मनी इज द सोल कंसिडरेशन, आप जो बदले में ले रहे हो अपने प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, ठीक है, आप सप्लायर हो, आपने जो बदले में लिया वो है मनी, प्योर कैश लिया आपने बदले में, और मनी इज द सोल कंसिडरेशन। वहां पर भाई जो आपका मार्केट वैल्यू होगा वो होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने भी अमाउंट पे ट्रांजैक्शन हुई, मतलब आपने जितने पैसे लिए, ठीक है, आपने जितने पैसे लिए, ऑब्वियसली आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट लगाने के बाद आपने जितने पैसे लिए, अमाउंट विच इज पेड और पेबल, दैट विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे GST का अमाउंट लग जाएगा।
और वो वाली सिचुएशन जहां अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है एंड मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है भाई। क्या मतलब हुआ मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है? मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है मतलब ये हुआ आप अपना पुराना फोन लेके गए दुकानदार के पास, दुकानदार से कहा भाई ये पुराना फोन रख लो और मुझे एक नया फोन दे दो। दुकानदार ने कहा ये पुराना फोन तो मैं रख ही लूंगा, आपको नए फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे। मतलब जो नया फोन है वो दो चीज़ों का मिला के बनेगा, एक तो 10,000 रुपये जो आप दोगे, दूसरा जो आपका पुराना फ़ोन है वो भी दुकानदार अपने पास रख लेगा, तो दोनों चीज़ों को मिला के भाई नया फ़ोन की आपकी कीमत निकल के आएगी। तो जहाँ पर मनी इज़ नॉट द सोल कंसिडरेशन, मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब मनी के अलावा आपने कुछ काइंड में भी पे किया है, ठीक है, याद है काइंड में हम पेमेंट करते हैं, हमारे अकाउंटेंसी में इनकम टैक्स में ये वाला कंसिडरेशन आता है। जब आपने काइंड में कुछ भी पे किया है तो आपका जो वैल्यूएशन होगा ऑब्वियसली वो मनी तो अधूरा रह जाएगा, जो मनी वैल्यू है वो तो अधूरी रह जाएगी। तो उस केस में भाई आपका ओपन मार्केट वैल्यू आपका कंसिडर होगा, जो भी उस वाले नया जो आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा उसका ओपन मार्केट में उस समय क्या वैल्यू चल रहा है वो डिसाइड होगा आपका वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्योंकि इस बार आपने सिर्फ मनी ही नहीं दिया, मनी के अलावा आपने कुछ और भी दिया, कुछ और भी चीज़ दी। तो ओपन मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू विच इज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, मनी इज द सोल कंसिडरेशन। ये है सप्लाई टू अनरिलेटेड पार्टी, आपकी अनरिलेटेड पार्टी से सप्लाई होगी, तो ये दोनों एलिमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी, अब यहां आ गया प्रॉब्लम। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया? यहाँ पर आ गया प्रॉब्लम मतलब अरे भाई जब सप्लाई करोगे रिलेटेड पार्टी के साथ, तो रिलेटेड पार्टी के साथ तो आप अपना मुंह मांगा दाम भाई डिटरमाइन कर लोगे। मुंह मांगा दाम का क्या मतलब? सर मान लो होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई मटेरियल बेच रही है, ठीक है, या एक सिस्टर कंसर्न एक दूसरे सिस्टर कंसर्न को अपना मटेरियल बेच रही है। आपको होल्डिंग, सब्सिडरी, ये सब टर्म्स ऑब्वियसली पता होंगे, आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से करके आ रहे हो। सिस्टर कंसर्न क्या होती है ये भी आपको पता होगी, ऑब्वियसली ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। अरे भाई सिस्टर कंसर्न अपनी सिस्टर कंसर्न को कोई भी गुड भाई बेच रही है, तो जीएसटी बचाने के लिए ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वो अपने प्राइस का कुछ झोल झाल कर सकती हैं, क्योंकि एक जेब से पैसा निकल रहा है दूसरी जेब में जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, एट अ ग्रुप लेवल पर फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा हमने कम प्राइस भी चार्ज कर लिया अपनी सिस्टर कंसर्न से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीएसटी बहुत ज़्यादा बच जाएगा ऑन अ ग्रुप लेवल इस वाले सिचुएशन में। तो जहाँ भी रिलेटेड पार्टी होगी, जहाँ भी दो लोग आपस में संबंधित होंगे, जहाँ भी दो लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे और ऐसा जानते होंगे कि प्राइस इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते होंगे, ठीक है, जान पहचान ये नहीं कि अरे सर वो बगल वाला बनिया है वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, हम दोनों शाम को रोज़ मैं उसके यहाँ जाता हूँ, हाई हेलो होती है, ऐसे हाई हेलो होती है सर, वो जान पहचान नहीं। ऐसी जान पहचान जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के काबिल है, ठीक है, और वो जान पहचान की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फिर भाई जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जिस वैल्यू पे ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुई है, जो पैसे का लेन देन इस वाली ट्रांजैक्शन में हुआ है, वो इररेलेवेंट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड प्राइस है, वो फ्री प्राइस नहीं है भाई, वो प्राइस हो जाता है बिल्कुल बेकार। तो सर हम कौन सा प्राइस लेंगे उस केस में? भाई ओपन मार्केट वैल्यू इज द रेलिवेंट प्राइस विच इज टू बी टेकन, रूल 29, 30, 31। इस केस में जब हम अनरिलेटेड पार्टी के साथ करते हैं तो रूल 27, 30, 31। और जब हम भाई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी भाई अपना ही आदमी है, ठीक है, अपनी ही ब्रांच जो दूसरी स्टेट में, अपने ही पैन का दूसरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ना, ये भी अपना ही आदमी, डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन के साथ हो रही है तो ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द रेलिवेंट कंसिडरेशन। एक दो और तरीके हैं, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो और भी तरीके हैं डिटरमाइन करने के, बट प्राइमरली ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द कंसिडरेशन अगर ये जो पर्सन है ये पर्सन रिलेटेड पार्टी है। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो इररेलेवेंट होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना पैसे का लेन देन हुआ वो हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे अगर रिलेटेड पार्टी हुआ तो, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा एक तो हो गया सप्लाई टू अनरिलेटेड पार्टी, एक हो गया सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी। इन दोनों के अलावा कुछ और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं भाई, जिन ट्रांजैक्शंस के तहत हम लोग सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, सप्लाई का पूरा हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो हम क्लास के दौरान पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट, ठीक है। तो देखो 80% तो चांसेस ये होते हैं कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो इस वाले सेक्शन में से पूछा जाएगा, 80% चांस ये होता है। लेकिन यस, वंस इन अ वाइल इनमें से भी पूछे जाते हैं कोई ना कोई
एक वैल्यूएशन। तो ये जो सारे वैल्यूएशन है ये आपको 110% बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, इनमें से एक को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। तो इन्हें तो आपको अच्छे से करना ही करना है, मतलब नेट नेट आपको सभी कुछ अच्छे से करना है। तो सर ये बोलो ना, शॉर्ट में बोलो, आप इतना लंबा बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो? शॉर्ट में बोलो, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ, I cannot emphasize enough this point that this entire chapter is important। भाई इसमें से ना कोई सेक्शन, कोई प्रोवाइजो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है? आपको ना 100% तरीके से ये वाला चैप्टर करना ही करना है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो चैप्टर ना? आप कह दो पूरा आईडीटी ही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है, जिसने भी बोली है चैट बॉक्स में बड़ी अच्छी बात बोली है भाई। पूरा का पूरा आईडीटी ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आईडीटी ही हमें 100% तरीके से करना है, ताकि हम आईडीटी को बहुत अच्छे से भाई अपने हाथों में लें, पकड़ में लें। क्योंकि हमें पता है कि प्रॉबेबली डीटी में हम लोग कुछ एक चैप्टर में ABC एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, कुछ अनइंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ने वाले हैं। तो आईडीटी तो 110% हमें बहुत अच्छे से करना ही करना है। बस सर आपका ये मकसद होता है बार बार कहना कि 100% सिलेबस कवर करना है। सर आपको पता नहीं है कितना डिटेल्ड सिलेबस है। अरे भाई मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता होगा? कैसी बात कर रहे हो तुम, है ना? मैं पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट और तुम कह रहे हो आपको नहीं पता? कितना वास्ट है। वास्ट तो है ही, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो तो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, आपको स्कोर बहुत अच्छा मिल सकता है, बहुत आराम से बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो इस वाले सब्जेक्ट में। ठीक है सर, चलो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट ऑब्वियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होती हैं, सप्लाई टू अनरिलेटेड पार्टी। अज्यूम करो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड हैं, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं है, दो कॉमन डायरेक्टर नहीं है दोनों के, कोई रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। तो जो सप्लाई हो रहा है वो अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में हो रहा है। सप्लायर और रिसिपिएंट एक दूसरे को बिल्कुल भी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और इस तरह तो कनेक्टेड नहीं है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। ठीक है, तो दोनों अनरिलेटेड पार्टी हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस है कि सर जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इस पूरे वर्ल्ड में होती हैं, इस पूरे इंडिया में होती हैं, वो भाई अनरिलेटेड पार्टी के बीच में ही होती है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन कम होती हैं, अनरिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अनरिलेटेड पार्टी के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होंगी तो जो मनी का आदान प्रदान हुआ है, जो मनी का लेन देन हुआ है, दैट विल बी द रेलिवेंट फैक्टर। जितने भी पैसे आपने पे करे हैं या रिसीव करे हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब जैसे मेरे एग्जांपल में आ जाओ भाई, मैं गया टूथपेस्ट खरीदने, टूथपेस्ट की वैल्यू थी 89 रुपीज़, ₹89 MRP थी टूथपेस्ट की। मुझे दुकान वाले भैया ने, आपको पता ही है कौन सी कंसिडरेशन करने के बाद और कौन सा मेरा दुख दर्द जानने के बाद, मेरे को प्राइस दिया 79। और दुकानदार जो थे भाई, परचूने वाले भैया, वो मेरे अनरिलेटेड पार्टी थे और 79 रुपीज़ पे उन्होंने मुझे टूथपेस्ट दे दिया जिसकी MRP थी 89 रुपीज़। चैट बॉक्स में बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा, 89 या 79? चैट बॉक्स में बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। मोहम्मद रियान कह रहे हैं व्हेन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड सप्लाई टू अनरिलेटेड पार्टी देन सेक्शन 15। वेरी गुड मोहम्मद रियान, वेरी गुड। वन पैन वन रजिस्ट्रेशन अनेक DDP, वेरी गुड। बताओ जरा क्या होगा। हर्ष कह रहा है 79, सोनम 79, ईशान 79, अभिषेक 79, प्रशांत 79, मिधत 79, दलप्रीत कह रही है 89, दलप्रीत कौर सर आपने बिल नहीं बनवाया। मोहम्मद रियान कह रहे हैं सर आपने बिल नहीं बनवाया तो GST कैसे पे करोगे? बात सही है, चलो भाई अज्यूम कर लो मैंने बिल बनवा दिया, ठीक है मैंने बिल बनवाया है। अवीशा कह रही है 79, अंकिता 79, रियान 79, हर्ष 79, एक दलप्रीत है जो कह रही है 89। दलप्रीत आप 89 क्यों कह रहे हो? दलप्रीत मैंने आपको भाई दिव्यम श्रीवास्तव का नया आंसर आया 7 रुपीज़। अरे भाई 7 रुपीज़ में टूथपेस्ट मिलता है क्या? कहाँ मिलता है 7 रुपीज़ में टूथपेस्ट? 7 रुपीज़ में तो वो बेचारा दुकानदार कहेगा ब्रश ले आओ, मैं एक बार का टूथपेस्ट आपको ब्रश में लगा देता हूँ। 7 रुपीज़ का तो एक बार का टूथपेस्ट मिलेगा। दलप्रीत कह रही है 89। दलप्रीत आप 89 क्यों कह रहे हो ये बताओ ज़रा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनी में जो भी अमाउंट ट्रांजैक्ट होगा, मनी में जो भी अमाउंट भाई लेन देन करा जाएगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस केस में आंसर होगा 79। 89 इररेलेवेंट है, 89 MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इररेलेवेंट है। सो वट एवर अमाउंट इज एक्चुअली ट्रांजैक्टेड, वट एवर अमाउंट इज एक्चुअली गिवन और टेकन, दैट विल बी द रेलिवेंट अमाउंट। सो द ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल।
मान लो मैं दुकानदार को ये बोलता हूँ, अच्छा मैं अपना एग्जाम्पल भैया अब चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैं दुकानदार को बोलता हूँ कि भैया देखो आपको पता है कि मैं कितने कम प्राइसेस चार्ज करता हूँ अपनी सारी की सारी क्लासेस की, आपको ये बात पता ही है, तो ऐसा करो 70 रुपीज़ मेरे पास अभी है, 70 रुपीज़ ले लो, 9 रुपीज़ मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा। एक भाई हमारा स्टूडेंट है रोहित शर्मा, वो पेमेंट करेगा क्लासेस की 250 रुपीज़, तो 9 रुपीज़ आप बाद में ले लेना मेरे से, 9 रुपीज़ ड्यू रहे, तो 9 रुपीज़ भाई जो दुकानदार है वो एग्री हो गया, ठीक है आप अगले हफ्ते दे देना। अब बताओ ज़रा कि हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा। अब की बार 70, तुम्हारा ना आंसर सेम रहेगा 79, या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा 70। बता दो जरा अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा। बाद में दोगे तब भी इंक्लूडेड है 79, ऐसा जवाब है अवीशा का। और किसी का आंसर, सबका आंसर वही रहा सेम भाई, हाँ सही कह रहे हो भाई, अब भी आंसर 79 ही रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आपका डेफर्ड पेमेंट भी होगा, आगे जाके भी आप पेमेंट करोगे तो भी जो जीएसटी लगेगा वो एक्चुअल प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होता है। चाहे वो पेबल हो तो भी जो जीएसटी लगेगा 79 में लगेगा, अगर वो पेड है तो भी जो जीएसटी है वो 79 में लगेगा। सो जो जीएसटी का अमाउंट है वो लगता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में, पेड और पेबल में जीएसटी का प्राइस लगता है। हर्ष कह रहा है ओरिजिनल प्राइस 6500। अरे नालायक, वो तो ओरिजिनल प्राइस है ना 6500, उसके अंदर 98% का डिस्काउंट भी तो लगेगा ना, डिस्काउंट इतना सारा मिल जाता है तो 250 रह जाता है, तो डिस्काउंट के बाद 250, ठीक है। सो यस, ट्रांजैक्शन वैल्यू द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। चलो अब इसमें कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो इंक्लूजन्स क्या हैं और वो एक्सक्लूजन्स क्या हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट आर द इंक्लूजन्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड। कोई भी टैक्सेस अगर आपने भाई ऑन दी सेल्स, किसी भी तरह का टैक्स अगर सप्लायर ने पे किया है इन सेल्स पे, तो वो जो टैक्स है वो आपके इंक्लूजन्स का पार्ट बनेगा। लेकिन याद रहे जीएसटी इंक्लूजन का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि जीएसटी का तो भाई क्रेडिट मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है, तो जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी को हटा के ही भाई आप जीएसटी की वैल्यू निकालोगे। जीएसटी अगर इंक्लूड कर दोगे तो फिर जीएसटी का परसेंटेज कहाँ अप्लाई करोगे, ठीक है, तो जीएसटी ऑन जीएसटी हो जाएगा। तो जीएसटी और टीसीएस दो चीज़ों को भाई हटा देना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड जीएसटी, इन दोनों को हटा देना। इसके अलावा और कोई भी टैक्स होगा जो भाई सप्लायर ने चार्ज किया होगा, सप्लायर ने रेसिपिएंट से लिया होगा, किसी भी और तरह का टैक्स, तो वो सब इंक्लूड हो जाएगा हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है। सर आप कितने मिडिल क्लास हो, स्ट्रगल फॉर टूथपेस्ट। देख लो भाई, ऐसी बात है, जो ऑलरेडी दे दिया, जो ऑलरेडी जो ड्यू है, दोनों इंक्लूड करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू ने। वेरी गुड, अवीशा ने बहुत डिटेल में आंसर दिया, लेकिन आपने रिबेट तो किया ही नहीं। रिबेट, कौन सा रिबेट? म्यूनिसिपल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, यस। तो जितने भी कोई टैक्सेस हैं अगर वो सप्लायर चार्ज करता है फ्रॉम द रेसिपिएंट, तो वो सारे टैक्सेस भाई इंक्लूड हो जाते हैं हमारे वाइल कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इंक्लूड नहीं होगा। देन सप्लायर और क्या चीज़ इंक्लूड होगी, देखना अगली 2B, सेक्शन 2B, वो था 15(2)(a), अब है 15(2)(b). 15(2)(b) में सप्लायर लायबल टू पे टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को अगर सप्लायर ने कोई भी चीज़ पे करी होगी तो वो भी भाई हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल भाई मैं कहीं से खरीद के लाया एसी, ठीक है, मैं एसी खरीद के लाया। अब एसी जब मैं खरीद के लाया तो ऑब्वियसली एसी की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो मेरे घर तक आने का जो कॉस्ट है, वो ऑब्वियसली रेसिपिएंट को पे करना चाहिए, मुझे पे करना चाहिए उसका कॉस्ट। लेकिन मैंने भाई अपने दुकानदार को बोला सर आप पे करो ये वाला कॉस्ट, जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं वो आप पे करो मेरे बिहाफ पे। तो अगर सप्लायर ने कोई भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करी ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट के बिहाफ पे, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी पेमेंट अगर सप्लायर करता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी। देन 2C है भाई एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी के पहले कोई भी खर्चा होगा जो भाई पे करा होगा इस वाली पूरी ट्रांजैक्शन के लिए, वो इंसिडेंटल चार्जेस ऐड हो जाएंगे। किसी भी थर्ड पार्टी को भी पेमेंट किया जो सप्लायर ने किया, तो वो भी हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन याद रहे बिफोर डिलीवरी चार्जेस ही इंक्लूड होंगे, डिलीवरी होने के बाद अगर कोई चार्जेस इनकर हुए हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। मैं आपको देता हूँ सिंपल सा एग्जांपल। भाई हमारे जो गुड्स हैं वो जब हमने जब सप्लाई किए तो भाई जो हमारा सब रेसिपिएंट था, रेसिपिएंट ने शर्त रख दी सर आप अपने घर से जब गुड्स को निकालो, आप अपने फैक्ट्री से जब गुड्स को निकालो तो भाई इंस्पेक्शन करवा देना उनकी, और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट
रिपोर्ट हमें भेज देना कि गुड्स जो है वो परफेक्ट कंडीशन में है, उनमें किसी भी तरह का घपला नहीं है, किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, डिलीवरी से पहले हम इंस्पेक्शन करा देंगे और इंस्पेक्शन करके गुड्स तुम्हारे तक पहुंचा देंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस, कोई भी चार्जेस जो इंसिडेंटल हैं, डिलीवरी से पहले के इंसिडेंटल चार्जेस सारे के सारे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएंगे। शर्त ये है दे शुड बी डिलीवर्ड बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी के पहले ये वाले जो गुड्स हैं ये भाई इनकर होने चाहिए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर डिलीवरी आर एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर है भाई इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अब भाई जो हमारा रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ने पेमेंट हमें करनी है। अब जब रेसिपिएंट ने हमें पेमेंट करनी है तो हमने उसे बोल दिया भाई सुनो रेसिपिएंट, हम अगले 2 दिन में सारे गुड्स तुम्हारे फैक्ट्री तक पहुंचा देंगे, लेकिन अब याद रखना अगले 1 हफ्ते में तुम हमें पेमेंट कर देना। अगर तुमने अगले 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं करी तो हम तुमसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट एट वॉट एवर रेट, 5% के हिसाब से हम तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर तुम्हें डिलेड पेमेंट करी तो अगर भाई इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ डन बाय द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं करी, इस वजह से डिले कर दिया, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा हमारे अमाउंट में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेकिन जो जीएसटी पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो उसका भाई पेमेंट कोई आज थोड़ी करेगा वो पर्सन तो जब डिले करेगा पेमेंट करने में तब वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो जिस भी महीने में वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा उस महीने में भाई जीएसटी उस वाले अमाउंट पे एप्लीकेबल होगा। तो इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट पे भी अगर कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है तो उस पर भी भाई जीएसटी अप्लाई होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगर मान लो ये इंटरेस्ट है ऑन डिपॉजिट, लोन या एडवांस, ठीक है, लोन या एडवांस आपने लिया, उस पर इंटरेस्ट कोई एक्सेस पे हो रहा है, आपने लोन का डिपॉजिट टाइम से नहीं कराया, आपने भाई लोन का ईएमआई पे नहीं करा, या आपने कुछ एडवांसेस के नेचर में कुछ ले रखा था, आपने उसका पेमेंट नहीं करा, तो वो जब पेमेंट नहीं करा उसका अगर आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया तो वो भाई एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी में उस पर भाई जीएसटी नहीं लगता, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर लोन पे इंटरेस्ट आपने डिलेड किया। हाँ, अगर गुड्स सप्लाई हुए हैं उस पर आपने पेमेंट लेट करी और उस पर इंटरेस्ट पे करना है तो उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। आई होप आप ये दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो अच्छे से। ठीक है, यहाँ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोन और एडवांस। लोन एडवांस लिया है आपने किसी से जहाँ पर आपने भाई टाइम से नहीं रीपे किया, इस वजह से इंटरेस्ट लग गया। और दूसरी कंडीशन, जब आपने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स का पेमेंट आपने टाइम से नहीं किया और तब इंटरेस्ट लग गया, तो यहां पर जीएसटी इज एप्लीकेबल और यहां पर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। ये दोनों सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझनी है और इन दोनों सिचुएशन का डिफरेंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देन फाइनली सब्सिडी। भाई सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी होता है कई बार स्टेट गवर्नमेंट आपके प्राइस को बियर करती है। मैं देता हूं भाई एग्जांपल। ठीक है, आप सबके घर सीएनजी के सिलेंडर आते हैं, रेड कलर का जो सिलेंडर होता है 14 पॉइंट समथिंग किलो का होता है, 14.6 किलो का होता है। तो जो सिलेंडर है, जो सीएनजी है, जो आपके होम की एलपीजी, सीएनजी नहीं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी तो गाड़ियों में लगती है भाई। ठीक है, तो जो सीएनजी जो एलपीजी आपके घर में आती है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपके घर में आती है, जिससे कि हमारे घर में भाई गैस जलती हैं, तो वो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो वैल्यू आप पे करते हो सिलेंडर वाले भैया को, वो अप्रॉक्सीमेटली पे करते होंगे मेरे ख्याल से 850 रुपये या 950 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में आप हो। किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, बट ऑन एन एवरेज 1000 रुपये से कम आप पे करते हो उस सिलेंडर के लिए जो आपके भाई घर में आता है एलपीजी का। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से। अरे भाई सुनो, वो जो सिलेंडर है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 2000 रुपीज़। जी हाँ, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 2000 रुपीज़। सर तो एक बात बताइए, जहाँ से भी वो सिलेंडर हमारे पास आता है, मान लो एचपी से आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से आता है, तो वो हमको इतने सस्ते में क्यों दे देता है वो सिलेंडर? वो इसलिए देता है आपको सस्ते में सिलेंडर बिकॉज 800 रुपीज़ वो आपसे लेता है और 1200 रुपीज़ उस सिलेंडर का प्राइस गवर्नमेंट बियर करती है, गवर्नमेंट उसको देती है। गवर्नमेंट जो है वो भाई एचपी को देती है बैलेंस 1200 का प्राइस। तो 800 प्राइस आपसे लिया जाता है, 800 रुपये आपसे लिया जाता है और 1200 प्राइस गवर्नमेंट पे करती है एचपी वाले भाई ओनर को, गैस के सिलेंडर को। और वो जो एचपी का गैस का सिलेंडर है वो आपको सब्सिडाइज्ड वैल्यू पे दिया जाता है। जी हाँ, तो एचपी जो है वो उस सिलेंडर का प्राइस कितना रखता है? 2000 रुपये रखता है। और 1200 रुपये कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है एचपी को। और 800 रुपये कौन पे कर रहा है? 800 रुपये भाई कस्टमर पे कर रहा है एचपी को। अब सवाल ये उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एचपी के लिए ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या है? 2000 रुपये। लेकिन 2000 रुपये
एचपी जो रिकवर कर रहा है वो रिकवर कर रहा है एक तो भाई लोगों से, आपसे 800 रुपये या वॉट, और 1200 रुपये किससे रिकवर कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अब सवाल ये उठता है, जो 1200 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकवर हो रहे हैं वो भाई कंज्यूमर तो है नहीं, वो बेचारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूम तो कर नहीं रहा, क्या उस 1200 रुपये पे भी जीएसटी पे होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है नहीं होगा भाई जीएसटी। जो गवर्नमेंट बियर करती है सब्सिडी, जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट भाई बियर करेगी, जो भी सब्सिडी का प्राइस गवर्नमेंट से लिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं अप्लाई होती। सो एनी सब्सिडी प्राइस इज नॉट एडेड इन वैल्यू, वैल्यू में ऐड नहीं होगा सब्सिडी का प्राइस। तो एचपी जब भाई जीएसटी का रिटर्न बना रहा होगा तो वो अपना प्राइस कितना दिखाएगा? वही 800 रुपये या 850 रुपये जो कंज्यूमर से रिसीव हो रहा है उसको दिखाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट बियर कर रही है 1200 रुपये, उस पर भाई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, वो जीएसटी से छूट में। भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट पे बर्डन है ना, तुम बात समझो। ऑलरेडी इट इज़ अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑलरेडी भाई अपनी जेब से पे कर रही है ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब इस पे क्या जीएसटी भी गवर्नमेंट रिकवर करे? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। गवर्नमेंट जो अपने जेब से पे कर रही है, गवर्नमेंट उसी पे जीएसटी भी कलेक्ट कर रही है, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है किसी भी गुड्स पे, वो वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता। अब बताए कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सब्सिडी देती हैं कुछ कुछ चीज़ों पे, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। वो कई बार सप्लायर्स को किसी किसी चीज़ पे भाई सब्सिडी देती हैं, किसी किसी चीज़ पे भाई बेनिफिट देती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रदेश है जहाँ पर कोई बीमारी बहुत ज़्यादा है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, तो जो एनजीओ होती हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स, सारे के सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सारे के सारे जो केमिस्ट होती हैं उनको बोलते हैं कि भाई इस बीमारी की दवा आप लोगों को बेचो, सस्ते प्राइस पे बेचो, आधा पैसा हम बियर करेंगे, आधा पैसा कस्टमर से लो, ठीक है। कस्टमर को ये वाली दवाई बहुत सस्ते रेट पे दो क्योंकि इस वाले एरिया में ये वाली बीमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कई बार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो सब्सिडी प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, तो क्या वो सर ऐड होगा प्राइस में या नहीं ऐड होगा? हम वो लोग ये चीज़ देखने जा रहे हैं। हाँ, जन आरोग्य योजना, यस, ओमकार ने बिल्कुल सही हाईलाइट किया भाई। जन आरोग्य योजना के तहत भाई इस तरह की कोई सब्सिडी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देती हैं। कई का बर्डन है इतना टैक्स लेती है गवर्नमेंट। अच्छा, काय का बर्डन है, टैक्स इतना लेती है गवर्नमेंट। देखो वैभव हरवानी है ना, कोई आंसर तो नहीं जवाब देता वैभव हरवानी। और गवर्नमेंट पे नेगेटिव कमेंट करना हो, गवर्नमेंट पे ताना कसना हो और गवर्नमेंट के लिए बुआ जी जैसा बिहेव करना हो, जैसे बुआ जी ताना मारती हैं वैसा बिहेव करना, तो वैभव हरवानी एकदम से आ जाता है। वैसे किसी आंसर पे तो नहीं जवाब देता नालायक। तो भाई अब सुनो, अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन कोई सब्सिडी दे रही हैं तो अगर वो लिंक्ड टू प्राइस है, प्राइस के साथ अगर वो सब्सिडी भाई लिंक्ड है तो आप उसको वैल्यू में ऐड कर दोगे। अगर वो प्राइस के साथ लिंक्ड नहीं है तो आप वैल्यू में ऐड नहीं करोगे। ये है रूल हमारा सब्सिडी का। अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन भाई हमारी सब्सिडी दे रही है तो सर ये क्या होता है लिंक्ड टू प्राइस एंड नॉट लिंक्ड टू प्राइस? लिंक टू प्राइस, नॉट लिंक टू प्राइस का मतलब समझना क्या है। अगर तो जो सब्सिडी मिल रही है वो ऐसे मिल रही है कि ये वाली मेडिसिन है, इसका प्राइस है भाई 200 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ तो हम बियर करेंगे, 120 रुपीज़ तुम कस्टमर से ले लेना, ठीक है। ये तो क्या लिंक्ड टू प्राइस, प्राइस से लिंक्ड है भाई ये वाली सब्सिडी। तो प्राइस से अगर लिंक्ड है ये वाली सब्सिडी तो भाई ऐड कर देना वैल्यू में, ठीक है। और प्राइस से लिंक नहीं है तो ऐड मत करना वैल्यू में। सर अभी नॉट लिंक टू प्राइस का क्या मतलब है? भाई सुन, नॉट लिंक टू प्राइस का क्या मतलब है? नॉट लिंक टू प्राइस का ये मतलब है, कई बार एनजीओ क्या करती हैं, प्राइस में सब्सिडी नहीं देती, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर को कहती हैं अच्छा सुनो मैन्युफैक्चरर, अगर तुम ये वाली दवाई बनाओगे तो हम तुम्हें रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, हम तुम्हें कैपिटल गुड्स मशीनरी जिससे दवाई बनती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो सब्सिडी होती है वो नॉट लिंक टू प्राइस होती है, प्राइस के साथ वो सब्सिडी लिंक्ड नहीं है। तो अगर प्राइस के साथ सब्सिडी लिंक्ड नहीं है तो नॉट एडेड टू वैल्यू, और अगर प्राइस के साथ सब्सिडी लिंक्ड है तो वो एडेड टू वैल्यू होगी। चलो अब मेरा क्वेश्चन ये, सर अगर गवर्नमेंट भी ऐसी कोई सब्सिडी देती है जो लिंक्ड टू वैल्यू है, लिंक टू वैल्यू मतलब भाई उस दवाई का गवर्नमेंट कहती है 60% हम बियर करेंगे, 40% प्राइस आप बियर करो। अगर लिंक टू वैल्यू है गवर्नमेंट के केस में, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और लिंक टू वैल्यू है, तो जरा चैट बॉक्स में बताना क्या वो ऐड होगा हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में या ऐड नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अगर गवर्नमेंट लिंक्ड टू प्राइस हमारा सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट अगर लिंक्ड टू प्राइस सब्सिडी देती है तो क्या ऐड होगा या नहीं होगा हमारे वैल्यू में? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
सबका आंसर आ रहा है नो 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 नो, नॉट एडेड नॉट एडेड नॉट एडेड। वेरी गुड आंसर, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। मैं बस ये टेस्ट करना चाहता था कि तुम क्लास में हो या अपने घर में बैठ के मैगी एंजॉय कर रहे हो, क्लास सामने खुली हुई है लेकिन तुम वहाँ मैगी खा रहे हो, ऐसे ऐसे करके मैगी खा रहे हो। मैं बस ये देखना चाहता था कितने अटेंटिव हो, कितने अटेंटिव नहीं हो। भाई अगर गवर्नमेंट की बात आए तो चाहे प्राइस से लिंक्ड हो चाहे प्राइस से लिंक्ड नहीं हो, आपकी सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होगी। सब्सिडी वैल्यू में ऐड तभी होगी जब वो अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव्ड होगी और वो लिंक्ड टू प्राइस होगी, तभी सब्सिडी भाई ऐड होगी, अदरवाइज सब्सिडी ऐड नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात को नोट करना कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं करी जाती, भले ही वो लिंक्ड टू प्राइस है या नहीं है, वो वैल्यू में ऐड नहीं करी जाती। ये हमारा भाई एक प्रिंसिपल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई। तो हम अब आगे चलेंगे अपने डिस्काउंट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, डिस्काउंट कौन सा माइनस करना होता है वैल्यू में से, कौन सा डिस्काउंट माइनस नहीं करना होता वैल्यू में से, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लूजन्स में। ठीक है सर, मैं पास्ता खा रहा हूं, वैभव हरवानी कह रहा है पास्ता खा रहा हूं, रियान कह रहा है मैगी ही खा रहा हूं। सर नालायक, क्लास लेते लेते मैगी थोड़ी खाते हैं। सर को एक्सपीरियंस है, सर बहुत चालाक, एक्टिंग करवा लो बस। अब हम नहीं फंसने वाले आपके जाल में। चलो मत फंसो, लेकिन डिस्काउंट के जाल में तो फंस जाओगे ना। आओ डिस्काउंट का हम लोग जाल रचते हैं। डिस्काउंट कौन सा माइनस होना चाहिए और डिस्काउंट कौन सा माइनस नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, आपको पता है आपको अपने दोनों कान कैसे रखने हैं इस वाले डिस्कशन के दौरान। बताना जरा आपके दोनों कान कैसे होने चाहिए इस वाले डिस्कशन के दौरान। इमोजी भेजना, जो तुम एक इमोजी भेजते हो, तुम एक इमोजी भेजते हो ना, आपके कान कैसे होने चाहिए। दलप्रीत कह रही है नहीं ऐड होगा, वेरी गुड। आपके कान कैसे होने चाहिए इस वाले डिस्कशन। वैभव हरवानी नालायक कह रहा है बंद होने चाहिए कान। नालायक बंद नहीं होने चाहिए, पीके की तरह होने चाहिए, पीके पीके की तरह। दोनों कान ऐसे कर लो और ऐसे देखो, ट्राई करो, अरे ट्राई करके देखो। जब भी आप कान को ऐसे करके और आगे की तरफ कर लोगे ना, सुनाई ज़्यादा देगा, मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी आपको। यस, ये फैक्ट है। हाथी होते हैं ना, हाथी, हाथी के दांत देखेंगे, हाथी के कान देखें कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो हाथी को सुनाई ज़्यादा देता है। अगर हाथी के सामने से चींटी भी चल के जा रही होगी ना, और चींटी, दो चींटियाँ आपस में बात कर रही होंगी, अरे चीनी यहाँ पड़ी है, चलो चीनी उठा के लाते हैं, अरे ये बड़ा हाथी आ रहा है इससे बचो, ये इतना मोटा है ये हमें कुचल देगा, तो चींटी की जो आवाज़ है ना वो भी हाथी को सुनाई देती है। हाथी अगर अपने कान ऐसे कर लेता है तो आपको ना अपने कान ऐसे कर लेने, क्योंकि अगला डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथी की तरह आपको चींटी, मतलब जो मेरे मुँह से बात नहीं भी निकली वो भी आपको सुननी है, जो मेरे से बात नहीं भी निकली वो भी आपको सुननी है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये वाला डिस्कशन है। ईयरफोन हैं कान में सर जी, अंकिता कह दिया, अच्छा ठीक है। पीके की तरह, यस, सबके कान ऐसे हो गए। चलो वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। घर वाले देखेंगे तो पागल समझेंगे, कोई बात नहीं। आइंस्टाइन को भी लोग पागल समझते थे, घर वालों को पागल समझने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया को पागल समझने दो, दुनिया को बोलो मैं रैंक लाऊंगा, दुनिया हंसेगी। अच्छा सीएम में इतना डिफिकल्ट होता है, पूरे इंडिया में सिर्फ 50 लोगों की रैंक आती है, तू कहां से रैंक लाएगा। लोगों को हंसने दो, जब रैंक आएगी ना तो फिर वही लोग तुम्हें शाबाशी देंगे। हंसने दो लोगों को, कोई बात नहीं। लोग पागल समझ रहे हैं, समझने दो। तुम अपना पागलपना सिद्ध करके दिखा दो, साबित करके दिखा दो। DTIIT में कहते हैं कि मार्क्स नहीं आते, बस पास हो जाए, बस भगवान पास कर दे DTIIT में, हमारा काम चल जाएगा। 40 ला दे किसी तरह DTIIT में, हम भाई तेरे को प्रसाद चढ़ाएंगे, लोग ऐसा कहते हैं। और तुम वो विरले इंसान बनो, तुम वो रेयर भाई प्रोडक्ट बनो जो DTIIT में 80+ क्रॉस करके दिखा दे। तो लोगों का मत सुनो, लोग तो पागल हैं। सर घर वाले समझेंगे कि किंडरगार्टन की क्लास चल रही है, देख रहा हूं। कोई बात नहीं, समझ लो, किंडरगार्टन में ही हो तुम सब। चलो ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट की। देखो डिस्काउंट एक बहुत पेचीदा टॉपिक है, डिस्काउंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और डिस्काउंट एक बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है कि सर हर इंडस्ट्री में ये होता है, ठीक है, हर जगह ये होता है। चाहे तुम कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम किसी भी भाई इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे तुम किसी भी परचेजिंग की बात कर लो, डिस्काउंट तो अवेलेबल होता ही होता है। डिस्काउंटेड प्राइस पे हर चीज़ मिलती ही मिलती है। जो तुम ये क्लासेस परचेज करते हो, जितनी भी क्लासेस हैं, इनके भी डिस्काउंट लेने के भाई तरीके होते हैं, डिस्काउंट लेने के कई कई मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरह से डिस्काउंट दिया जाता है, अलग अलग फॉर्म में डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अब एक तो डिस्काउंट होता है, तुम भाई टीचर के पास आए, जैसे तुम मेरे पास आए और तुमने बोला सर आपकी क्लासेस आपकी वेबसाइट पे 6000 रुपीज़ की दिख रही हैं,
तो भाई मैं तो इतना कंसेशन दे देता हूँ कि मैं कहता हूँ ठीक है तुम 6000 मत पे करो, तुम अपफ्रंट 250 रुपीज़ पे कर दो और तुम्हें क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगी। तो इससे तो बोलते हैं अपफ्रंट डिस्काउंट, जहाँ मैंने तुम्हें डिस्काउंट एडवांस में दे दिया कि लो भाई लो तुम डिस्काउंट ले लो और कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब कई जगह तुम जाओगे कोई किसी टीचर के पास, तो वो तुम्हें पता है क्या कहेंगे, वो तुम्हें कहेंगे अरे भाई ऐसा करो कि तुम अपने साथ अपने 4 और फ्रेंड्स को लेके आओ और 5 लोग इकट्ठा क्लासेस लो। अगर आप 5 लोग इकट्ठा मिलकर क्लासेस लोगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और 5 लोग जब इकट्ठा बैठ कर डिस्काउंट लेंगे तो फिर भाई आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी डिस्काउंट दिया जाता है, कई बार ऐसे भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसे कहते हैं बल्क डिस्काउंट, ठीक है, बल्क डिस्काउंट कहते हैं इस पे, तो इसे कहते हैं डिस्काउंट। कई बार टीचर आपको बोलेंगे कि भाई ठीक है आप वैलिडिटी थोड़ी सी कम कर दो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, वैलिडिटी कम करने पे डिस्काउंट ले लो, ठीक है। कई बार टीचर आपको कहते हैं नंबर ऑफ व्यूज कम कर लो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। कई टीचर्स कहते हैं अगर आप पीडीएफ में हमारा प्रोडक्ट ले लोगे, अगर क्लासेस पीडीएफ में बुक्स ले लोगे, हम आपको कोरियर नहीं करेंगे, हम आपको बुक का प्राइस रिड्यूस कर देंगे। तो डिस्काउंट देने के भाई अलग अलग नाना प्रकार के तरीके होते हैं। अच्छा, कई बदमाश होते हैं, कई फ्रेंचाइजी होते हैं, मेरे भी कई सारे फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जो भाई डिस्काउंट देते हैं। कैसे पता है कैसे डिस्काउंट देते हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई अपने फ्रेंचाइजी को कि आप डिस्काउंट एक लिमिट तक दे सकते हो। जैसे मान लो 6000 रुपीज़ प्राइस है किसी भी क्लास का, आप बस 5% तक डिस्काउंट दे सकते हो, 6000 का 5%, 300 रुपीज़ तक डिस्काउंट दे सकते हो, इसके ऊपर आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, हम उन्हें बोलते हैं। अब वो लोग मानते नहीं है, उन लोगों को 300 से ऊपर भी डिस्काउंट भाई देना होता है। तो जो 300 से अगर वो डिस्काउंट ऊपर देते हैं तो हम उनकी फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हम आपकी फ्रेंचाइजी को कैंसिल कर देंगे अगर आपने 300 से ऊपर का डिस्काउंट दिया तो। हम ऐसा उनके सामने शर्त रख देते हैं। अब होता क्या सुनना, बदमाश हैं वो लोग पता क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि वो 300 का डिस्काउंट आपको दे देंगे अपफ्रंट, और आपको एक वाउचर दे देंगे कि जब आप अपनी अगली क्लास परचेज करोगे तो 500 आप रिडीम करवा लेना आगे, या वो आपको कैशबैक का ऑफर दे देंगे। कैशबैक मतलब ये क्लासेस अभी तो आप परचेज कर लो 300 माइनस पे, आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक हम आपको जब आप क्लासेस परचेज कर लोगे, जब निखिल सर आपकी क्लासेस चलवा देंगे तो 500 रुपीज़ हम आपको कैशबैक दे देंगे, आपके वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट में कैशबैक दे देंगे। मतलब सेल होने के बाद, जब आपका प्रोडक्ट आपको मिल भी गया उसके बाद हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि अगर अभी हमने डिस्काउंट दे दिया तो निखिल सर हमारी फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे पैतरे होते हैं, इस तरह के कई सारे भाई डिस्काउंट के तरीके होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा वाला डिस्काउंट प्राइस में से माइनस करना होता है, कौन सा वाला माइनस नहीं करना होता, वैल्यू में से कौन सा वाला डिस्काउंट माइनस करना होता है जीएसटी लगाने के लिए, और कौन सा डिस्काउंट माइनस नहीं करना होता जीएसटी लगाने के लिए। अब देखो, अगर सप्लायर के एंगल से पूछोगे, अगर मेरे एंगल से पूछोगे, मुझे तो भाई जीएसटी कम से कम देना है, मुझे तो अपना वैल्यू कम से कम रखना है, तो मैं तो कहूँगा जितना भी डिस्काउंट में दे रहा हूँ, चाहे मैं बाद में दे रहा हूँ सप्लाई के, चाहे पहले दे रहा हूँ सप्लाई के, भाई सारा डिस्काउंट माइनस होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सप्लायर हूँ, ठीक है। अब जब सप्लायर होता है, सप्लायर चाहेगा कि उसका जीएसटी कम से कम बने, मैं जीएसटी का पेमेंट कम से कम करूं, सप्लायर तो हमेशा ये चाहेगा। तो सप्लायर चाहेगा जितना भी डिस्काउंट वो दे सारा का सारा माइनस कर दो भाई वैल्यू में से, और जीएसटी हमारा कम से कम बने। सप्लायर की भाई उम्मीद, सप्लायर का जो एम होगा वो हमेशा ये होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स रूल बनाए हुए हैं कि कौन कौन सा डिस्काउंट आप माइनस नहीं कर सकते, कौन कौन सा डिस्काउंट आप माइनस कर सकते हो, फिक्स रूल बनाए हुए हैं। इन रूल के तहत आपको अपना डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन मिलेगी, कुछ डिस्काउंट को माइनस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपने जो गुड्स सेल करे ना, सुनो ध्यान से सुनो, ऐसा भी हो सकता है आपने एक्चुअली जो गुड्स सेल करे वो करे 79 रुपीज़ के, जैसा अभी मेरा टूथपेस्ट मैंने खरीदा था 89 का 79 में खरीदा था। ऐसा हो सकता है कि आपने जो गुड्स सेल करे वो करे 79 रुपीज़ के, लेकिन गवर्नमेंट आपसे जो जीएसटी चार्ज कर रही है वो कर रही है 89 रुपीज़ पे। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो तुमने डिस्काउंट दिया ना, ये मैं माइनस करने की परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा, और तुमको डिस्काउंट ऐड करने के बाद पूरे अमाउंट पे ही जीएसटी पे करना है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो डिपेंड करता है डिस्काउंट किस टाइप का है, किस तरह का है, कब दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट माइनस या ना माइनस करने की आपको परमिशन मिलती है, ठीक है। सो आओ स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा माइनस होगा, कौन सा माइनस नहीं होगा, आओ डिस्काउंट आओ स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले तुम बदमाशों के ज़रा मैं मैसेज देख लूँ, उल्टे से मैसेज तुमने करे होंगे। सर चींटी के कान होते हैं निशा पूछ रही है चींटी के कान होते हैं। देखो मुझे नहीं पता चींटी के कान होते हैं, मैं तो हाथी के कान बोले थे। हाथी सुन लेगा चींटियों की बात या चींटियों की पैर की आवाज़। ईट 5 स्टार डू नथिंग। हाँ, अगर डू नथिंग करोगे ना तो फिर लाइफ में भी डू नथिंग ही रह जाओगे, फिर 5 स्टार ही खाते रह जाओगे। ग्रुप 2 का भी एडवांस डिस्काउंट दे दो सर। अरे तुम पहले ग्रुप 2 में आओ तो सही, फिर डिस्काउंट दूंगा।
आप सीधा बोलो ना हम एडवर्टाइजमेंट करें आपका, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई एडवर्टाइजमेंट तो तुम्हें करना ही चाहिए मेरा। 250 रुपीज़ में DTIT क्लास कहाँ मिल सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, एडवर्टाइजमेंट करो मेरा। सर ला दूंगा 4 लोग, आप डिस्काउंट दे देना मुझे ग्रुप 2 में। हाँ ईशान जैन ने करी ना, बिल्कुल सही बात करी ईशान जैन, परफेक्ट परफेक्ट। कौन देता है सर बताएं, ग्रुप 2 में ले लेंगे। हमें तो नहीं मिला अभी तक ऐसा कुछ। हाँ तुमने मांगा ही नहीं ना इसलिए। चलो अब बेकार की बातें छोड़ देते हैं, आ जाते हैं वापस डिस्काउंट। देखो भाई डिस्काउंट 2 टाइप में बाइफिकेटेड होता है। डिस्काउंट का सेक्शन है सेक्शन 15(3) डिस्काउंट जो आपको एट या बिफोर सप्लाई मिलता है। तो गवर्नमेंट एक चीज ना बड़े स्ट्रांगली आपको कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई डिस्काउंट का आपको रिड्यूस अमाउंट में तभी करने दूंगी जब आपने सप्लाई के वक्त डिस्काउंट को एटलीस्ट अग्री कर लिया है। सप्लाई के वक्त आपने डिस्काउंट को एग्री कर लिया है कि हाँ हम ये डिस्काउंट आपको देंगे। तो एट और बिफोर सप्लाई का जो डिस्काउंट है वो भाई आपका अलाउड होता है एज अ रिडक्शन। बस गवर्नमेंट एक छोटी सी शर्त रखती है, गवर्नमेंट छोटी सी शर्त क्या रखती है, अपनी इनवॉइस में इस डिस्काउंट को दिखा देना। ऐसा ना हो कि इनवॉइस तो बना हो 89 रुपीज का और आपने पैसे लिए हो 79 रुपीज, इनवॉइस बनाया 89 रुपीज का, पैसे लिए 79 रुपीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इनवॉइस में भी डिस्काउंट के बाद प्राइस नजर आना चाहिए 79 रुपीज। आप इनवॉइस में प्रॉपर्ली लिखो MRP 89 माइनस 10 रुपीज डिस्काउंट गिवन टू टीचर हु गिव्स क्लासेस एट अ वेरी कंसेशनल रेट 10 रुपीज और फिर 79 रुपीज का आप इनवॉइस बनाओ। आप इनवॉइस के अंदर ना डिस्काउंट का अमाउंट रिकॉर्ड करो, डिस्काउंट का अमाउंट लिखो, तो ही हम आपको डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन देंगे। ऐसा मत करना आपने इनवॉइस बनाया 89 रुपीज का और पैसे कलेक्ट करे 79 रुपीज के। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको GST 89 रुपीज पे ही पे करना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट एट या बिफोर सप्लाई है वो तो भाई आराम से मिल जाता है, उस डिस्काउंट में कोई टेंशन नहीं होती। उसमें बस एक शर्त गवर्नमेंट ने रखी है, वो ये है कि भाई हम लोग इनवॉइस में उस वाले डिस्काउंट को रिकॉर्ड करें, इनवॉइस में उस वाले अमाउंट को मेंशन करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इनवॉइस में मेंशन कर दिया तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, आप सिंपली इस वाले डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो और 79 रुपीज़ पे आप भाई GST पे करो, 89 रुपीज़ पे आप GST पे मत करो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आता है पेचीदा बात, अब आती है टेक्निकल बात, अब आती है खराब बात। भाई सप्लाई के बाद डिस्काउंट दे रहे हो, जो कि वो फ्रेंचाइजी कर रहे हैं मेरे केस में, याद है ना। फ्रेंचाइजी क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी ये कर रहे हैं कि भाई आपको अग्री कर लेते हैं कि 300 रुपीज़ का हम डिस्काउंट अभी दे देंगे और 500 रुपीज़ का आपको हम कैशबैक दे देंगे सेल्स होने के बाद। आफ्टर सेल्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, सेल्स होने के बाद हम आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक दे देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये आफ्टर सप्लाई मिल रहा है। यहां प्रॉब्लम है, यहां गवर्नमेंट कहती है अब थोड़ा सा नजरिया अपना भाई कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आपको डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज माइनस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। जनरल रूल तो ये है कि अगर सप्लाई के बाद कोई डिस्काउंट मिलता है उसको माइनस मत करो, जनरल रूल तो ये है। लेकिन चलो फिर भी हम लोग अलाउ कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर आपका ये जो डिस्काउंट है ये सप्लाई के पहले पहले डिसाइड हो चुका है। तो सप्लाई के अगर पहले पहले आपने अमाउंट डिसाइड कर लिया तो फिर आपको डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन मिल जाएगी। सप्लाई के बाद ही अगर आपका अमाउंट डिसाइड हुआ है तो फिर भाई डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल भाई मैं गया दुकान पे, दुकानदार ने कहा कि भाई टूथपेस्ट जो है वो 89 रुपीज़ का है। मैंने कहा ठीक है 89 रुपीज़ का है, देखिए मैं एक टीचर हूँ और मैं बहुत कंसेशनल रेट पे प्राइस पे अपने क्लासेस देता हूँ, तो आप प्लीज़ डिस्काउंट दे दो। दुकानदार ने कहा नहीं 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 हम कोई डिस्काउंट नहीं देते, आपको 89 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। सप्लाई हो गया, मैंने 89 रुपीज़ दे दिए और पैसे दे दिए, इनवॉइस बन गया, मैं अपने घर आ गया, ठीक है। अब मेरे ही साथ में उसी समय हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट खड़ा हो, ठीक है, जैसे हर्ष कंजानी मेरे साथ खड़ा था, उसी वाली दुकान पे खड़ा था भाई, और उसने भाई परचूनिया को बोला अरे तुम कितने गंदे आदमी हो भाई, तुमने निखिल सर को डिस्काउंट नहीं दिया, तुम्हें पता है इन्होंने हमें DTIT क्लास 250 रुपीज़ में दी थी, तुमने इन्हें डिस्काउंट नहीं दिया, तुम बहुत गंदे आदमी हो, ये तुमने बहुत गलत किया, भगवान देख रहा है, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। ऐसा हर्ष कंजानी ने भाई उस परचूने वाले को कह दिया। परचूने वाला एकदम, उसकी आत्मा ऐसे एकदम सेंसेशन आया उसकी आत्मा में और वो एकदम से सिहर गया। उसने कहा यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सप्लाई के बाद वो जो परचूने है वो मेरे घर आया, 10 रुपीज़ मुझे वापस दिया और 10 रुपीज़ मुझे दे के बोला सर आप प्लीज़ 10 रुपीज़ का डिस्काउंट ले लो, मेरा जो प्रॉफिट है मैंने सारा का सारा छोड़ दिया क्योंकि आपसे मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, आप प्लीज़ 10 रुपीज़ वापस लो। तो उसने मुझे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब तुम ज़रा चैट बॉक्स में बताओ क्या ये 10 रुपीज़ का मुझे वैल्यू में डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जब हुआ था तब ये 10 रुपीज़ अग्रीड नहीं था, सप्लाई के बाद 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मुझको मिला है, क्या ये हमारे भाई डिडक्शन होगा, क्या ये माइनस होगा वैल्यू में या नहीं होगा इस वाले केस में? जरा चैट बॉक्स में बता दो।
सर अगर इन्वॉइस 79 का है और 10 रुपीज़ का भी कैश ले लिया तो फिर तो भाई 10 रुपीज़ पे जीएसटी पे करने की ज़रूरत ही नहीं। कैश में जो ट्रांजैक्शन करोगे उस पर जीएसटी पे होता ही नहीं, इन्वॉइस में जो अमाउंट होता है उस पर जीएसटी पे होता है। ठीक है, हर्ष कल्याणी कह रहा है सर आपसे तो 250 रुपीज़ ज़्यादा लेने चाहिए थे दुकानदार। हाँ नहीं, ठीक है, तो वो ऐड नहीं होगा। नो दिस इज बैड डेट, अनिकेत कह रहे हैं दिस इज बैड डेट। नहीं अनिकेत, ये बैड डेट नहीं है, ये डिस्काउंट है। बस ये बात है कि सप्लाई के बाद डिस्काउंट मिला है, दिस इज नॉट बैड डेट। ये बैड डेट थोड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी है मैं पैसे पे नहीं कर रहा तो होता बैड डेट। ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि सप्लाई के वक्त ऐसा कुछ अग्री नहीं हुआ था, सप्लाई के वक्त ऐसा कुछ अग्री नहीं हुआ था, इस वजह से भाई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप डिस्काउंट चलो बाद में भी दे रहे हो तो भी अगर आप सप्लाई करते वक्त अग्री करोगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं ले रहा हूं अपना अगला एग्जांपल, अब सुनना अगला एग्जांपल क्या है। ठीक है, अब भाई ये मोहम्मद रियान है ना, नालायक मोहम्मद रियान कह रहा है सर आपने पैसे लिए हैं ना इसलिए वो बैड डेट कह रहा है। तो तुम्हें मैं बैड डेट करने वाला लगता हूं? मैं बैड डेट कर देता हूं लोगों के, मैं पैसे लेके पैसे चुकाता नहीं हूं। हैं, कितना गंदा आदमी मोहम्मद रियान है। आप लिए हो ना इसलिए बैड डेट बोल रहे हैं। हेलो, हाँ टेक्निकल टीम निखिल सर की, ये मोहम्मद रियान करके लड़का, ऐसा मैंने कल भी बोला था इसको चैट लाइव चैट में मत आने दो। हाँ बदतमीज़ी कर रहा है, ये कह रहा है सर आपने जो पैसे लिए वो बैड डेट हो जाते हैं। हाँ तो आप पैसे नहीं देते, नालायक। चलो अब मेरा एग्जाम्पल चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल सुनना क्या है। ठीक है, यही नालायक है मोहम्मद रियान, है ना। मोहम्मद रियान वेरी चालाक ब्रो तो है ही, है ना, ओवर स्मार्ट तो है ही ये लड़का। है मेरे पास आया, इंटर इसका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, इंटर ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद ये आया ग्रुप 2 में मेरे पास, और ग्रुप 2 में जब ये मेरे पास आया तो इससे मेरे को कहा सर ऑडिट की क्लासेस दे दीजिए, आप ग्रुप 2 में ऑडिट पढ़ाते हैं, हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं ऑडिट, सर आप प्लीज़ ऑडिट की क्लासें मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ऑडिट की क्लास मेरे से ले लो। मेरी क्लास का जो प्राइस है वो है 400 रुपीज़, ऑडिट की जो क्लास का प्राइस है वो है 400 रुपीज़, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है। कहता है नहीं सर आपने बोला था अगर मैं ज़्यादा बच्चे लेके आऊँगा तो आप मेरे को डिस्काउंट दोगे। तो सर मेरे साथ 4 बच्चे और हैं, ठीक है, मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स और हैं, तो आप सर मुझे डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा कहाँ है वो 4 स्टूडेंट? तो मोहम्मद रियान कह रहे हैं सर आ रहे हैं, एक कल आएगा, एक उसके अगले दिन आएगा, एक परसों आएगा, एक तरसों आएगा, एक नरसों आएगा, तो एक दिन करके चारों आपसे ऑडिट की क्लास लेके जाएंगे, आप मुझे डिस्काउंट अभी दे दो। मुझे पता है मोहम्मद रियान कितना बदमाश आदमी है, मुझे पता है ये बात, है ना, बदमाश बच्चा है एकदम, क्योंकि क्लास से मुझे पता लग गया। तो मैंने मोहम्मद रियान को कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऐसा है तुम अभी अपने पूरे 400 रुपीज़ मुझे पे करो, ऑडिट की क्लास का पूरा पैसा तुम मुझे पे करो, ठीक है, और कल जब दूसरा बच्चा आएगा, जो सेकंड बच्चा है वो आएगा, तो मैं तुम्हें 50 रुपीज़ वापस दे दूंगा। फिर अगले दिन जो एक और बच्चा आएगा उसकी 50 रुपीज़ मैं दोबारा वापस दे दूंगा, और उससे अगले दिन जब तीसरा बच्चा आएगा तो मैं 50 रुपीज़ वापस दे दूंगा। तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन अभी डिस्काउंट नहीं दे रहा, जब वो सेल होगी जो तुमने बोली है, जो तुमने वादा किया है, तब तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो भाई इस केस में जो डिस्काउंट है वो सप्लाई के बाद दिया जा रहा है, लेकिन एग्रीड बिफोर है। अरे भाई डिस्काउंट दिया तो जा रहा है, सप्लाई के बाद दिया जा रहा है, लेकिन वो एग्री कब हो गया है? वो सप्लाई के वक्त ही एग्री हो गया है कि मोहम्मद रियान के नाम से अगर कोई स्टूडेंट आया तो वो मेरे से परचेज करेगा क्लास, और मोहम्मद रियान को उसके पैसे वापस हो जाएंगे, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके 400 रुपीज़ उसको 400 पे नहीं करने, उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे करना है। तो जब एग्री हो गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फिर ये डिडक्शन भाई मिल जाएगा, इफ इट इज एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और एक और चीज, इट इज लिंक्ड टू द इनवॉइस, किसी एक इनवॉइस से भाई ये वाला अमाउंट लिंक होना चाहिए। जैसे मुझे पता है मोहम्मद रियान के जो इनवॉइस है वहां पर भी ये वाला अमाउंट मैं माइनस कर दूंगा, 400 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ में माइनस कर दूंगा। अब गवर्नमेंट एक और शर्त रख देती है, सुनना, एक और शर्त गवर्नमेंट क्या रख देती है? अरे भाई सुनो, 400 रुपीज़ पे तुमने जीएसटी पे कर दिया होगा, ठीक है, मैं सप्लायर हूं, मैंने 400 रुपीज़ पे जीएसटी पे कर दिया होगा, हाँ जी हाँ सर जीएसटी पे कर दिया होगा, और मोहम्मद रियान ने 400 रुपीज़ पे जीएसटी का आईटीसी ले लिया होगा। अगर मान लो वो B2B कस्टमर है, वो B2C नहीं है, B2B है, तो उसने आईटीसी भी ले लिया होगा। अब गवर्नमेंट ने एक शर्त और रख दी कि सुनो मोहम्मद रियान, जब निखिल सर तुम्हें डिस्काउंट देंगे, चाहे वो अगले महीने हो चाहे उससे अगले महीने हो, तब 50 रुपीज़ पर तुम्हें आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा जो तुमने 400 पे लिया हुआ है, क्योंकि अब तुम्हारा आईटीसी कितने अमाउंट पे बनेगा? 350 पे बनेगा, है ना। तो 50 रुपए में तुम्हें आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। मोहम्मद रियान ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें अगर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला और तुम्हें ये माल 350 का पड़ा, तो तुम्हें आईटीसी भी 350 के हिसाब से कैलकुलेट करके लेना चाहिए। 50 रुपीज़ का आईटीसी जो तुमने पिछले महीने में ले लिया है उसको रिवर्स करो, ठीक है।
तो हमारा जो दो कंडीशन है, एग्रीड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन मिला बाद में, लेकिन एग्री पहले हो गया। दो कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी, डिस्काउंट इनवॉइस के साथ लिंक्ड होना चाहिए और आईटीसी भी आपका रिवर्स होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन दे दी जाएगी, अदरवाइज माइनस करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सर टीचिंग छोड़ो, एक्टिंग में अप्लाई करो, स्पेशली एडवर्टीजमेंट। नालायक, अब जो सच है भाई सच है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। फिर बोला एनजी सर, अरे मतलब टीम को भी बोलोगे एनजी बोल रहे हो। फील्डिंग लग गई, फील्डिंग लग गई मतलब क्रेडिट नोट से, वेरी गुड। ये अभी टेक्निकल टर्म था, मैं इसे यूज़ नहीं करना चाह रहा था, तो अभी ये टेक्निकल टर्म आएगा। डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होता है अभी मैं यूज़ करूँगा, अभी तो सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यस, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत चालाक ब्रो। एकांश सिंह, नया स्टूडेंट आया भाई, एकांश सिंह, हेलो सर, हाय सर। अरे हाँ भाई ठीक है, वो लिखे जा रहा है, हेलो सर, हाय सर, हाय हेलो हेलो, वो लिखे जा रहा है। हाँ एकांश, हाय हेलो हेलो हेलो, बार बार एक ही चीज़ लिखे जा रहा है। दलप्रीत कह रही है नहीं ऐड होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। तो यस, ये वाला डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा अगर अग्री किया है सप्लाई के समय और इनवॉइस से लिंक्ड है और आईटीसी भाई मिल गया है, और किसी केस में डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और अगर सप्लाई के वक्त अग्री नहीं हुआ तो डिडक्शन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, डिस्काउंट माइनस नहीं होगा अगर पहले से अग्री नहीं था। अगर आपने बाद में डिस्काउंट दिया है, ठीक है, मोहम्मद रियान चला गया, फिर आपने बाद में अगर डिस्काउंट दिया तो फिर भाई हमारा डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर अब एक चीज़ बता दो, हाँ जी हाँ बोलो सर, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि ये जो डिस्काउंट है ये सप्लाई के वक्त अग्री नहीं हुआ था? क्योंकि सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट के पास जब जाओगे तो भाई सप्लायर ये कहेगा ना कि हाँ ये पहले से अग्रीड था, जबकि एग्री बाद में हुआ है। तो सपोज एग्री बाद में हुआ है डिस्काउंट, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट को थोड़ी बोलोगे अग्री बाद में हुआ है, गवर्नमेंट को तो बोलोगे हाँ अग्री पहले से ही था, ताकि आपको डिस्काउंट माइनस करने की परमिशन मिल जाए। तो सर ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा कि वो अग्री बाद में हुआ है, अग्री पहले नहीं हुआ। तो सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, तुम्हें चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि जो डिस्काउंट है वो सप्लाई के वक्त अग्री हो गया था या सप्लाई के बाद अग्री हुआ है? ये गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा, तुम्हें चैट बॉक्स में बताना है। ये वाली बात प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? वैभव हरवानी कह रहा है गवर्नमेंट को सब पता चल जाता है। सर ऐसे नहीं, बताओ कैसे पता चलेगा? डिटेल्स आर मेंशन्ड ओवर देयर। ओवर वेयर अवीशा, ओवर वेयर? रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। इनवॉइस में तो नहीं रिकॉर्ड किया ना, क्योंकि जो डिस्काउंट मिला है वो सप्लाई के बाद मिला है। एग्री हुआ था नहीं हुआ था ये पहले, ये कैसे पता चलेगा? क्रेडिट नोट पर डेट मेंशन होती है ना? हाँ तो क्रेडिट नोट पे तो सप्लाई के बाद की डेट मेंशन होगी ना, क्योंकि सप्लाई के बाद डिस्काउंट मिला है। एग्री हुआ था नहीं हुआ था ये कैसे पता चलेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई। सप्लाई होगा तो टू इनवॉइस ना, इनवॉइस पे नहीं लिखा होगा भाई। अभिषा कह रही है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भी बाद में इशू हुआ होगा, सप्लाई के बाद इशू होगा क्रेडिट नोट ना। ना ना, किसी का सही जवाब नहीं आया। दलप्रीत से पूछ लेते हैं। दलप्रीत तुम्हारा जवाब? बल्लू होता ना, बल्लू एक बार में जवाब दे देता, अभी आज बलविंदर है नहीं, और ना एक बार में जवाब दे देता। ना ना, गलत जवाब, सबका गलत जवाब। अच्छा आप सुनो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितने भी सप्लाईज होते हैं वो ओरली या वर्बली नहीं होते। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितने भी सप्लाईज होते हैं वो रिटन अग्रीमेंट बनता है। अग्रीमेंट में एक एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। वहाँ प्रॉपर्ली लिखा जाता है कि हाँ अगर इस वाले पर्सन ने हमसे इस वाले साल में 2 लाख पीसेस के, जैसे आज मैं गया किसी के पास कि भाई मुझे 50,000 पीस बेच दो, ठीक है, तो उसने कहा हाँ सर आप 50,000 पीस ले लीजिए। मैंने उससे कहा देखो अगले 3 महीने में मैं तुम्हें 2 लाख पीस का ऑर्डर दे दूंगा, तो मुझे 50,000 पे डिस्काउंट दो। तो उसने बोला नहीं 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 अभी नहीं देंगे, आप जब 2 लाख पीस ऑर्डर दोगे ना तब हम इस 50,000 वाले पे भी दे देंगे। तो राइटिंग में ना अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि जो अभी वाली सेल्स हैं, अभी तो सेल्स पूरे 100 रुपए पे हो रही हैं, लेकिन हम इस वाले पर्सन को 20 रुपए वापस कर देंगे अगर इसने हमारी सेल्स को अगले 2 महीने में बढ़ा के 2 लाख पीसेस का सेल कर दिया, तो हम इसके 20 रुपए वापस कर देंगे। तो ऐसा राइटिंग में ना अग्रीमेंट में लिखा होता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब 50,000 यूनिट सप्लाई हो रहे होंगे ना तब राइटिंग में अग्रीमेंट बनेगा। अग्रीमेंट में लिखा होगा कि हाँ अगर ये बंदे ने अगले 2 महीने में 2 लाख पीसेस हमसे खरीदे तो ये जो 50,000 है इसका भी हम 20 रुपए वापस कर देंगे। ऐसा राइटिंग में अग्रीमेंट में लिखा होता है। तो अग्रीमेंट जिस वक्त बनता है, अग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हो रहा है उस समय बनता है, तब उस अग्रीमेंट में ये वाला भाई पॉइंट लिखा जाता है और वहां से गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि हाँ ये डिस्काउंट भाई एग्रीमेंट में होगा
तो अलाउ करेगी गवर्नमेंट, अदरवाइज नहीं करेगी। अब मान लो अग्रीमेंट में नहीं था और सप्लायर क्या बोल रहा है, अरे भाई फोन पे बात हो गई थी इससे, हमने फोन पे इसको बोल दिया था कि हाँ भाई अगर तुम 2 लाख पीस अगले 2 महीने में खरीदोगे तो 50,000 पे भी हम डिस्काउंट दे देंगे, हमने फोन पे अग्री कर लिया था। गवर्नमेंट कहेगी ना ना ना, ओरल कम्युनिकेशन इज नो कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का प्रूफ नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो डिस्काउंट का आपको माइनस नहीं करने दूंगी, मैं आपको डिस्काउंट सप्लाई में से माइनस नहीं करने दूंगी। वर्बल कम्युनिकेशन को गवर्नमेंट मानती ही नहीं, समझे। तो राइटिंग में अग्रीमेंट में लिखा होगा कि हाँ एट द टाइम ऑफ सप्लाई अग्री हो गया है कि डिस्काउंट मिल जाएगा तो ही डिस्काउंट माइनस करेंगे, अदरवाइज डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। सर अभी ही डीटी स्टार्ट किया हूं, कल तक हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा फॉर डिसंबर अटेम्प्ट। वेरी गुड एकांश। चलो भाई, ये दलप्रीत किधर है? अच्छा वैभव हरवानी, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है दलप्रीत पे, तो मैं मोबाइल नंबर दिलवाऊं दलप्रीत का, मोबाइल नंबर एड्रेस सारी चीज़ें दिलवा दूं। देखो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वैभव हरवानी का, ये इंटरेस्ट है कि सर दलप्रीत किधर है। नालायक। प्री प्लान्ड, यस। गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है, यस निशा। द अग्रीमेंट शुड स्पेसिफाई दैट डिस्काउंट इज इन प्लेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी गुड अवीशा, वेरी गुड। एट द टाइम ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट, वेरी गुड। Everything has to be in physical form when it comes to government और when it comes to commercial dealings. Commercial dealing में हर चीज़ physical form में होनी चाहिए। परफेक्ट। चलो भाई, तो ये था हमारा डिस्काउंट का पूरा पॉइंट कि डिस्काउंट कौन सी सिचुएशन में अलाउ होगा, कौन सी सिचुएशन में अलाउ नहीं होगा। अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, तुम मेरे से कुछ कह रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे से कुछ कह रहे हो। वो गाना है ना, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। तो कुछ कह रहे हो क्या तुम मेरे से? कुछ कह रहे हो तो बताओ, खुल के बोला करो। देखो ऐसे मत, शाय मत फील करो, खुल के बताओ। अगर कुछ कह रहे हो तो मुझे बताओ, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो क्या? हर्ष कह रहा है सर हम क्या बोल सकते हैं ना आपको। हाँ, हर्ष के अलावा बाकी सारे लोग समझदारी भरी बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन कराओ प्रैक्टिकल तो समझ में आए। अच्छा अब ये बता दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या पास एग्जामिनेशन का करना चाहोगे? हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या पास एग्जामिनेशन का करना चाहोगे? और बहुत ही धांसू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पास एग्जामिनेशन में जो धांसू प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है वो करेंगे हम क्लास में। नहीं बोलूंगा तो फिर कॉल करने की एक्टिंग करोगे। यस चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। ठीक है, एक ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है जो तुम्हें डेफिनेटली पढ़नी है कि कौन सी पार्टीज रिलेटेड मानी जाती हैं जीएसटी के अंडर। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़नी ज़रूरी है, इसको प्लीज़ तुम पढ़ना। ठीक है, और ये हमारी टेबल है जहाँ पर इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। आओ स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई है इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है? अरे दिसंबर 2023 में पूछा गया। अरे सर फिर तो बहुत मजा आ गया, मजे ब्रो मजे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट का, इलस्ट्रेशन नंबर 1। Happy Enterprises, a registered dealer, furnishes the following information relating to machinery sold by it to Khushi Trader in the course of intrastate in the month of May 2023। तो भाई हैप्पी एंटरप्राइजेज है जिसने एक मशीनरी बेची है, तो ज़रूर ये मशीनरी का ही व्यापारी रहा होगा, मशीनरी खरीदने बेचने का इसका काम होगा। इसने एक मशीनरी बेची है खुशी ट्रेडर्स को इन द मंथ ऑफ May 2023। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं हुए हुए और जीएसटी ऐड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जीएसटी भी इस वाले प्राइस में नहीं है और डिस्काउंट भी इस वाले प्राइस में नहीं है। 12 लाख रुपए का हमारा भाई लिस्ट प्राइस है मशीनरी का। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी का मतलब है लिस्ट प्राइस। आगे कहता है म्युनिसिपल टैक्सेस लेवीड ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो भाई कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस हैं जो मशीनरी को बेचने पे लगाए गए हैं, भाई सप्लायर ने चार्ज करे हैं, भाई अपने जो हमारा रिसिपिएंट है उससे पैसे चार्ज करे हैं। अब भाई देखो म्युनिसिपल टैक्सेस ना कई स्टेट्स में होती हैं, कई स्टेट्स में नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हर मशीनरी को बेचोगे तो म्युनिसिपल टैक्सेस आएंगे। कई स्टेट्स हैं म्युनिसिपल टैक्सेस लगाते हैं, कई स्टेट्स म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं लगाते। तो क्वेश्चन में दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ म्युनिसिपल टैक्स लगेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो म्युनिसिपल टैक्सेस लगे हैं 12,500। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी, मशीनरी के इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्जेस हैं 25,000 रुपये। मशीनरी को इंस्टॉल करा गया है
ठीक है, और उसमें टेस्टिंग भी करी गई है, ठीक है, टेस्टिंग भी करी गई है कि भाई मशीनरी ठीक से चल रही है नहीं चल रही। एसी, फ्रिज, आप जब भी ये वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज लेते हो तो भाई कंपनी से आदमी आता है, वो आपको पूरा चलवा के दिखाता है, देखो भाई एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, फ्रिज का फ्रीजर चल रहा है, फ्रिज की पूरी बॉडी चल रही है, सारी चीज़ें आपको कंफर्म करा के जाता है। सो इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी 25,000 पे हुआ है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू द बायर्स प्रेमाइसेस, तो भाई फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पे हुए हैं कहाँ से लेकर भाई सप्लायर के फैक्ट्री से लेकर बायर के प्रेमाइसेस तक, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये बिफोर डिलीवरी के चार्जेस हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बिफोर डिलीवरी के चार्जेस हैं। सर क्या इंपॉर्टेंस, जरा चैट बॉक्स में बता दो। ये इसका क्या फायदा है ये जानने का कि ये बिफोर डिलीवरी है, सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर प्रेमाइसेस। इसका क्या हमें फायदा है ये जानने का कि ये बिफोर डिलीवरी के चार्जेस हैं, ये आफ्टर डिलीवरी के चार्जेस नहीं है। ये जानने का हमारा क्या फायदा है, क्या इससे कोई ट्रीटमेंट में चेंज आएगा, जरा चैट बॉक्स में बताओ। बिफोर डिलीवरी का रेलेवेंस क्या है, जो मैंने यहाँ लिखा है बिफोर डिलीवरी एक कॉस्ट है, इंसिडेंटल कॉस्ट, इसका रेलेवेंस क्या है, जरा चैट बॉक्स में बता दो। कोई रेलेवेंस है क्या इसका, या ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए लिख दिया है ये बात। ओहो, अभिषा ने तो पूरा आंसर भी लिख के दे दिया। अरे भाई हम इतने फास्ट नहीं है भाई। हाँ वेरी गुड, पुनीत कौशल ने सही आंसर दिया, बिफोर वाला ऐड होगा, आफ्टर वाला ऐड नहीं होगा। अभिषा का आंसर आ गया 12,47,500। वाह वाह वाह, ईशान जैन ने भी आंसर निकाल लिया पहले, वाह। अरे तो कल से ऐसा क्यों नहीं करते, तुम लोग क्लास ले लो आके। अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तभी तुमने आंसर निकाल लिया, तो कल से क्लास तुम ही लोग ले लो। हाँ वेरी गुड, बिफोर का ये रेलेवेंस है कि अगर बिफोर डिलीवरी होगा तो ऐड होगा, अगर आफ्टर डिलीवरी इंसिडेंटल चार्जेस होंगे वो ऐड नहीं होंगे, तो ये बात ध्यान रखने वाली, ठीक है। ओहो वही आ गया भाई, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, नहीं नॉन गवर्नमेंट, तो नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, एनजीओ से मिली है ऑन सेल ऑफ सच मशीन, द सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू प्राइस। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई कि सब्सिडी जो है वो प्राइस से लिंक्ड नहीं है, 20,000 रुपए, ठीक है। खुशी ट्रेडर डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 3,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच इज़ नॉट एज पर द अग्रीमेंट। तो खुशी ट्रेडर को भाई डिस्काउंट मिला, लेकिन वो सप्लाई के वक्त नहीं मिला, जब वो पेमेंट कर रहा था आफ्टर सप्लाई, एग्री नहीं हुआ था सप्लाई के वक्त, जब वो पेमेंट कर रहा था आफ्टर सप्लाई तब 3,000 रुपये का पेमेंट के वक्त उसे डिस्काउंट दे दिया गया। कई बार पता है क्या होता है, कई बार ये होता है कि भाई बहुत बड़ी मशीनरी आपने कहीं से खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद वो मशीनरी भाई बायर के पास चली गई, तो उसके बाद जब पेमेंट करने की बात आती है तो बायर कहता है कि अरे सुनो भाई मैं ना पेमेंट कर दूंगा, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, थोड़े दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। तो आप कहते हो भाई अभी के अभी अगर पेमेंट करेगा तो थोड़ा सा मैं डिस्काउंट दे दूंगा तेरे को, ले ले, अगर अभी के अभी पेमेंट करेगा तो अभी कभी पेमेंट कर देता है। जो अग्री नहीं होता ये वो वाला है, पहले से अग्री नहीं था, ये तो जब पेमेंट करी तब नेगोशिएट जब हो रहा था तभी पेमेंट कर दी, तो ये वो वाला है कि पहले से अग्री नहीं था, नॉट एज पर द अग्रीमेंट, पहले से अग्री नहीं था, बाद में ये वाला डिस्काउंट दे दिया गया है। चलो ठीक है। हैप्पी एंटरप्राइजेज नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज, तो नॉर्मली इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देता है 45 डेज का फॉर पेमेंट। आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी। खुशी ट्रेडर paid for the supply after 60 days but Happy Enterprise waived off the interest payable। तो Happy Enterprise ने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया भाई, ऑल्दो इंटरेस्ट चार्ज करता था वो 45 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो भाई वो इंटरेस्ट चार्ज करता था, लेकिन यहाँ पर उसने वेव ऑफ कर दिया, यहाँ पर उसने कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। तो अगर भाई इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं, क्योंकि हम तो पेड या पेबल वाला अमाउंट देखते हैं ना, अगर उसने इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं तो ऐड होने का सवाल ही नहीं उठता, बात ही नहीं आती, तो ये हम इग्नोर कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें दिग्भ्रमित करने के लिए, हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ, इसलिए ये वाली इन्फॉर्मेशन हमको भाई दी गई है, ठीक है। निशा सिंह कह रही है सर सबके पास स्कैनर है, सबने स्कैनर में से आंसर देख के आपको बता दिया। नहीं ऐसा नहीं है, और देखो अगर दे भी दिया तो फिर सर ये तो फ्री के नंबर हैं, बहुत इजी था, यस ऐसा नहीं है। नहीं आई ट्रस्ट यू गाइज। देखो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप अपने नुकसान के लिए जा रहे हो, ठीक है, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा, बट जो हमारे देखो जो पर्सन यहाँ लाइव में आ रहा है, ठीक है, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो DTIT का कोर्स परचेज करे हुए हैं, लेकिन लाइव में कितने आते हैं, उनमें से 20% या 10% लाइव में आता है, लाइव में बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं ना। अगर आप यहाँ लाइव में हो इसका मतलब आप सिंसियर लॉट हो, आप रेगुलरली अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो ऑन अ रियल टाइम बेसिस, है ना, ये प्रूव हो रही है वाली बात, क्योंकि आप लाइव में आ रहे हो। तो डेफिनेटली आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, आप जो आंसर दे रहे हो वो मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ कि आप वो अपने आप ही बना के दे रहे हो, तो ऐसे कोई मुझे कोई मिसट्रस्ट नहीं।
हंसी मजाक की बात अलग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई डिटरमाइन करके लानी है, मेड बाय हैप्पी एंटरप्राइजेज, कंसिडरिंग दैट द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एंड बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड। दोनों पार्टी अनरिलेटेड है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है। आइटम गिवन इन सीरियल नंबर 2 to 5 आर नॉट कंसिडर्ड वाइल अराइविंग एट लिस्ट प्राइस। तो 2 to 5 में जो भाई आइटम है वो लिस्ट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये जो है ये लिस्ट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है ये वाली आइटम, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कहा हुआ है ब्रीफ नोट्स फॉर ट्रीटमेंट गिवन फॉर ईच आइटम शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। नोट्स लिखना जरूरी है, ट्रीटमेंट आपने क्यों लिया वो लिखना जरूरी है, ये चीज आपको भाई नोट्स में डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी, मशीनरी का लिस्ट प्राइस क्या है आओ देखते हैं। सर मशीनरी का लिस्ट प्राइस है 12 लाख रुपीस। अच्छा सुनो, लिस्ट प्राइस में ये 3000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिला है, क्या इस डिस्काउंट को माइनस करना है या नहीं करना? चैट बॉक्स में जरा आंसर लिखना। 12 लाख रुपीज लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट माइनस करना है या नहीं करना आपको चैट बॉक्स में लिखना है। नहीं सर नहीं करना। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। वेरी गुड, ब्रैकेट में लिख दो नोट 5। नोट 5 में हमने डाला हुआ है कि सिंस इट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इट इज नॉट एज पर द अग्रीमेंट एंड हेंस नॉट एडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, नॉट रिड्यूस्ड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलो नोट 5 का रेफरेंस दे दो। चलो म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवाई करें, हाँ जी हाँ सर, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं, जीएसटी और टीसीएस ऐड नहीं होता, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं। अच्छा बताओ जरा म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, अमाउंट कितना है भाई? 12,500। 12,500। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी। सबसे पहले तो बता दो क्या ये इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग जो हो रहा है मशीनरी का, क्या ये बिफोर डिलीवरी हो रहा है या आफ्टर डिलीवरी हो रहा है? सर ये बिफोर डिलीवरी हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये इंक्लूड होगा? हाँ जी हाँ सर, ये इंक्लूड होगा 25,000। और भाई हमारा इंस्टॉलेशन तो हमेशा इंक्लूड होता है ना, इंस्टॉलेशन जो होता है वो जो हमारा जो भी इक्विपमेंट होता है ना उसमें हमेशा इंक्लूड होता है, वो एक कंसोलिडेटेड फिगर होती है। सो टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर्स प्रेमाइसेस, क्या ये बिफोर डिलीवरी है? हाँ जी हाँ, ये बिफोर डिलीवरी है। बिफोर डिलीवरी इंसिडेंटल चार्जेस, बिफोर डिलीवरी इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है। अमाउंट बता दो। 10,000 रुपीज ऐड होगा? हाँ जी हाँ सर ऐड होगा, 10,000 रुपीज बिफोर डिलीवरी इंसिडेंटल चार्जेस। नेक्स्ट नेक्स्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सिडी जो रिसीव हुई है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होती हुई है ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पंगा है, नॉट लिंक्ड टू प्राइस है भाई। ये तो भाई रॉ मटेरियल पे मिला है या कुछ ऐसी चीज़ पे मिला है, नॉट लिंक्ड टू प्राइस है। तो बताना ऐड होगा या नहीं होगा, चैट बॉक्स में जवाब दे दो ज़रा। ऐड होगा या नहीं होगा, चैट बॉक्स में जवाब दे दो। नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सब्सिडी नॉट लिंक्ड नॉट एडेड, वेरी गुड, बस परफेक्ट। चलो टोटल बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? टोटल बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? दलप्रीत का भी आंसर नहीं होगा, प्रियंका का आंसर नहीं होगा। वेरी गुड। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे वाह, 12,47,500। ईशान जैन और अवीशा ने आंसर पहले ही बता दिया। वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा एक नोट और लिखना चाहिए हमें, नोट नंबर 6। पता है क्या, कोई बता सकता है नोट नंबर 6 में हमें क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड बी नोट नंबर 6? भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है
वो वेव ऑफ हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। वेरी गुड अवीशा, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वेव ऑफ हो गया था, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में एक एडिशन दे रहा हूँ। सपोज ये जो इंटरेस्ट है ये वेव ऑफ नहीं हुआ होता, सपोज ये जो इंटरेस्ट है ये वेव ऑफ नहीं हुआ होता, ये चार्ज हुआ होता, डिले पेमेंट ऑफ प्राइस पे चार्ज करता और ये वेव ऑफ नहीं हुआ होता, तो ज़रा चैट बॉक्स में बता दो क्या ये ऐड होता वैल्यू ऑफ सप्लाई में या नहीं होता। चैट बॉक्स में बता दो। मान लो वेवर नहीं मिलता, वेव नहीं होता और चार्ज होता, ठीक है, लिया जाता, तो क्या ये ऐड होता, क्या ये ऐड होता, ज़रा चैट बॉक्स में बता दो। क्या ये ऐड होता? पूछ के साथ बाना, पूछ के साथ बाना, ये क्या हो रहा है? ऐड हो जाता, हो जाता, हो जाता। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐड हो जाता। परफेक्ट आंसर। अगर ये इंटरेस्ट वेव नहीं होता, डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट होता है, तो वो ऐड होता हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। जिस मंथ, हाँ देखो मोहम्मद रियान ने कितना पेचीदा वाली बात की, कितनी बढ़िया बात कही। जिस मंथ में रिसीव होता उस मंथ में इस पे जीएसटी लगता। बिल्कुल, जिस मंथ में रिसीव होता ये, जैसे 60 दिन बाद रिसीव, 60 डेज बाद रिसीव होता, तो 60 डेज बाद इस पे जीएसटी लगता। वेरी गुड। देखो बात याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेचीदा बातें भी हमें याद रखनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो आओ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, और अगर तुमने ये क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया तो फिर भाई इतना मजबूती से सप्लाई का, ये वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई का तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। मैं मान लूंगा कि फिर कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे तुम सॉल्व कर लोगे, अगर ये वाला क्वेश्चन भी तुमने सॉल्व कर दिया तो। आओ स्टार्ट करते हैं। Aman Limited of Delhi, a registered supplier, is manufacturing taxable goods. It provides the following details of taxable supply made by it. तो अमन है दिल्ली का जो मैन्युफैक्चर करता है टैक्सेबल गुड्स, उसने जो गुड्स सप्लाई करे हैं उनकी डिटेल्स उसने दी हुई हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है वो है 15 लाख रुपए। गुड्स जितने में भाई बिके हैं, कितने में बिके हैं? 15 लाख रुपए में गुड्स बिके हैं। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ओ हो, ये तो गवर्नमेंट से सब्सिडी है भाई। डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। ओ, लिंक टू प्राइस है, पता है प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब अगर मान लो प्राइस 100 रुपए है तो 60% गवर्नमेंट बियर कर रही है, 40% जनता से ले रही है ना, तो लिंक्ड टू प्राइस है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन। लिंक्ड टू प्राइस है। लिंक्ड टू प्राइस अगर ना होता हमारा आंसर चेंज हो जाता। इसे लिंक्ड टू प्राइस को स्पेशली हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो और अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम आंसर देखेंगे तो इसे कंसिडर करेंगे। ठीक है सर। CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन गुड्स, गुड्स पे CGST चार्ज हुआ है, SGST चार्ज हुआ है। टैक्सेस लेवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने कुछ टैक्सेस लेवाई करे हैं, और ऑब्वियसली यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब सप्लायर ने ये अपने रिसिपेंट से भी चार्ज किया है। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्ज, तो कुछ सेकेंडरी पैकेजिंग है, मटेरियल को पैक करने में हमने कुछ खर्चा किया है, ऑब्वियसली डिलीवरी से पहले ही किया होगा, डिलीवरी के पहले ही पैकेजिंग होती है, तो भाई डिलीवरी के पहले का चार्ज है। अब नोट्स में देखना स्पेशल बात लिखी है, क्या है स्पेशल बात, आओ देखते हैं। अमन लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। तो अमन लिमिटेड 2% का अपफ्रंट डिस्काउंट देता है, और इनवॉइस में लिखा हुआ है, इनवॉइस में लिखा हुआ है मतलब सप्लाई के वक्त अग्री हो चुका होगा। इनवॉइस में लिखा है मतलब सप्लाई के वक्त अग्री हो चुका होगा। हाँ जी हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, हाउएवर द अदर चार्जेस, टैक्सेस, फी आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। तो बोला हुआ है भाई जो लिस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है ना, वो आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है, सब्सिडी को हटाने के बाद है लिस्ट प्राइस। तो जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है वो सब्सिडी को हटाने के बाद है। हाउएवर द अदर चार्जेस, टैक्सेस, फी आर चार्ज ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। जो और चीज़ें हैं वो लिस्ट प्राइस के ओवर एंड अबव चार्ज होनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलो सबसे पहली बात तो सर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? 15 लाख रुपए। अब तुम मुझे एक चीज बता दो भाई, ये जो 2% का डिस्काउंट अपफ्रंट दिया गया है जो इनवॉइस में लिखा हुआ था, क्या इसे लिस्ट प्राइस से माइनस करूं या ना करूं? चैट बॉक्स में बता दो। इसे लिस्ट प्राइस से माइनस करूं या ना करूं? चैट बॉक्स में बता दो। ओ देखो जरा, मोहम्मद रियान ने आंसर भी निकाल के पहले ही दे दिया। माइनस करूं? हाँ माइनस करो। कृष्णा कह रहा है माइनस करो, वेरी गुड। प्रसाद कह रहा है माइनस करो। सोनम कह रही है माइनस नहीं करेंगे। प्रशांत कह रहा है होगा रिड्यूस। अविशा कह रही है एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड है ऑलरेडी। अच्छा, अविशा कह रही है एक्सक्लूडेड है ऑलरेडी, नहीं करेंगे।
हाँ करो, अंकिता कह रही है हाँ करो। तो भाई देखो जरा, अमन लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। और सुनना जरा क्या कहा हुआ है, कहा हुआ है द अदर चार्जेस टैक्सेस फी आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो बिना कोई भी फी, बिना कोई भी टैक्सेस, बिना कोई भी चार्ज के लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। और जो डिस्काउंट है ना, देखो यहां भी अगर तुम देखोगे ना ऊपर क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस डिस्काउंट एंड अदर चार्जेस। अब देखना यहां पर थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज क्या हो सकते हो, ये जहां लिखा है एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये जो 15 लाख है ये डिस्काउंट को माइनस करने के बाद है, तुम्हें ऐसा लग सकता है। लेकिन सुनना, इसका वास्तव में मतलब क्या है, इसका वास्तव में मतलब यह है कि डिस्काउंट को इसमें से माइनस नहीं किया गया है। डिस्काउंट को इसमें से माइनस नहीं किया गया है, इसका वास्तव में मतलब यह है। बहुत ध्यान से सुनो बात, ठीक है। लिखा है एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है, डिस्काउंट का इफेक्ट इसमें नहीं लिया गया है। एक्सक्लूडिंग टैक्स मतलब टैक्स का इफेक्ट इस पे नहीं लिया गया है। और एक्सक्लूडिंग अदर चार्जेस मतलब अदर चार्जेस का इस पे इफेक्ट नहीं लिया गया है। तो डिस्काउंट का इस पे इफेक्ट नहीं लिया गया है, ये मतलब है, मतलब डिस्काउंट माइनस नहीं है। अरे भाई सुनो, समझ में आया जो यहां पर हमने वर्ड्स का खेल खेला। भाई एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट माइनस नहीं है, डिस्काउंट अभी माइनस करना है। एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग अदर चार्जेस। यहां पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि भाई और भाई जायज सी बात है, लिखा एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो इस 15 लाख में डिस्काउंट माइनस होगा जो कि है 2%। तो लिस्ट प्राइस कितना है 15 लाख, इसमें माइनस करो 2% का डिस्काउंट। 2% का जो डिस्काउंट है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 30,000 रुपीज। 2% का भी डिस्काउंट कितना बनेगा, 30,000 रुपीज। कृष्णा दुबे कह रहा है एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडेड है। हर्ष कह रहा है एक्सक्लूडेड है। तो क्या कहा हुआ है, कहा हुआ है डिस्काउंट एक्सक्लूडेड है, कहा हुआ है डिस्काउंट एक्सक्लूडेड है, ठीक है। डिस्काउंट एक्सक्लूडेड है मतलब डिस्काउंट को माइनस नहीं करा गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से लैंग्वेज जो आपका एग्जामिनर खेलेगा उस लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। और देखो आगे भी तो कहा है टैक्स भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है, इसमें अदर चार्जेस भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इनमें से किसी का भी इफेक्ट नहीं लिया हुआ, इसमें से किसी का भी इफेक्ट नहीं लिया हुआ, ये मतलब है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि माइनस कर दिया है डिस्काउंट, ये मतलब नहीं है भाई। अगर वो लाइन नहीं लिखी होती तो एज्यूम कर सकते थे इंक्लूडेड है, हाँ तब कर सकते थे बिल्कुल। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आप नोट में दे सकते थे। लेकिन देखो अगर मान लो ये लाइन नहीं लिखी होती, मान लो कुछ भी यहां नहीं लिखा होता, तो भी मैं ये एज्यूम करता कि भाई ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, एमआरपी विदाउट रिड्यूसिंग एनी डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है अपने आप में, एमआरपी। एमआरपी में कभी डिस्काउंट माइनस होता है क्या, नहीं होता भाई, एमआरपी में कभी डिस्काउंट नहीं माइनस होता, ये तो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो अगर लाइन नहीं लिखी होती तो भी मैं इसको बिना डिस्काउंट के ही मानता और डिस्काउंट माइनस करता। समझ लो बात, मैं ऐसा एजम्पशन लिखता और मैं नोट्स में अपना एजम्पशन लिख देता, ठीक है। हाँ प्रसाद ने बोला सर अगर लिखा होता एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बट इंक्लूडिंग द डिस्काउंट, अगर लिखा होता टैक्सेस चार्जेस तो एक्सक्लूड है लेकिन डिस्काउंट इंक्लूड करा हुआ है, तो फिर मैं डिस्काउंट को माइनस नहीं करता भाई। जैसा मेरे को क्वेश्चन दे देगा मैं वैसा आंसर अपना बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, ठीक है सर। ओहो अगली, बड़ा ध्यान से भाई, बड़ा ध्यान से, सब्सिडी लिंक्ड टू प्राइस। ओ बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मोटे मोटे भाई हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। सब्सिडी विच इज लिंक्ड टू प्राइस, सब्सिडी अगर प्राइस से लिंक्ड होती है तो बताना उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्या सब्सिडी को ऐड कर दें अगर वो लिंक्ड टू प्राइस है? अरे भाई सब्सिडी क्या है, लिंक्ड टू प्राइस है, प्राइस से लिंक्ड है सब्सिडी, बताओ ऐड होगी या नहीं होगी? सब्सिडी इज लिंक्ड टू प्राइस, बताना ऐड होगी या नहीं होगी? सब्सिडी लिंक्ड है प्राइस से, प्रसाद ध्यान से, अरे सब्सिडी लिंक्ड है प्राइस से। कृष्णा दुबे कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अविशा कह रही है गवर्नमेंट ने दिया है, पुनीत कह रहा है डजंट मैटर लिंक्ड गवर्नमेंट का है, नॉट एडेड, नॉट, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं चाहे जितना भी तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर लूं तो कभी कंफ्यूज नहीं होते, वेरी वेरी गुड। अरे भाई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता लिंक्ड है चाहे नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है नेवर एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नेवर एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, भले लिंक्ड हो चाहे ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इग्नोर कर दो, आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। तो यहां लिख दो निल,
यहाँ लिख दो नील। CGST SGST तो वैसे ही भाई इंक्लूड नहीं होता, सबका क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, तो ऐड करते ही नहीं है। अच्छा, टैक्सेस लेवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, हाँ जी हाँ, ये ऐड होगा। क्या अमाउंट है? 32,000। टैक्सेस लेवाइड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी 32,000, ये पक्का ऐड होगा। सेकेंडरी पैकेजिंग, अरे भाई बिफोर डिलीवरी है क्या? हाँ जी हाँ सर, पैकेजिंग है तो ऑब्वियसली बिफोर डिलीवरी ही होगी, तो फिर बस ऐड कर दो बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले की है, ऐड होगा? जी हाँ सर, बिल्कुल ऐड होगा। सेकेंडरी चार्जेस 10,000 रुपीज़, ऐड होगा क्या? जी सर, ऐड कर दो, 10,000 रुपीज़ ऐड कर दो। ठीक है, बता दो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया? बताओ कितने मार्क्स मिल गए आपको क्वेश्चन करने के? 7 मार्क्स मिल गए। हाँ, जो एग्जामिनर है आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें देगा एडजस्टमेंट में जो आप कंफ्यूज होगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिखेगा प्राइस लिंक्ड है, सब्सिडी लिंक्ड है प्राइस से, और डिस्काउंट के लिए लिखेगा एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, आपको लगेगा डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है जबकि वो माइनस नहीं हुआ हुआ। इस तरह के बहुत ज़्यादा खेल आपके साथ खेले जाएंगे जब आप भाई क्वेश्चन को देख रहे होगे। बट ये आपकी समझदारी है, जहाँ पर आप समझदारी से, आराम से, बिल्कुल शांति से, देखो जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, बिल्कुल माइंड को काम करके बिल्कुल शांति से पढ़ते हैं, हड़बड़ी में नहीं पढ़ते। हाँ सब्सिडी ऐड कर दो, हाँ ये ऐड कर दो, हड़बड़ी नहीं। आपको बिल्कुल शांति से एक एक वर्ड जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है ना, एक एक वर्ड आपको अंडरलाइन करते करते पढ़ना है कि हाँ ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखा है। हर वर्ड का रेलेवेंस होगा आपके आंसर में, इसलिए हर वर्ड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। पुनीत कह रहा है सेकेंडरी पैकेजिंग का बिफोर डिलीवरी एज्यूम करना पड़ेगा। नहीं, पैकेजिंग तो होती बिफोर डिलीवरी है। अरे भाई तुम्हारे घर सपोज फ्रिज आया, तो तुम अपने घर में फ्रिज को मंगा के, जो फ्रिज आया ना वो बिना पैकिंग के आया तुम्हारे घर में, और फिर तुम क्या दुकानदार से कहते हो भैया आप इसे पैक कर दो, घर में आ गया, फिर तुम उसे पैक करवाते हो क्या? नहीं ना, पैकिंग तो डिलीवरी से पहले होता है। ऑब्वियसली बात है, कोई एजम्पशन थोड़ी है इसमें। कैसे होंगे कंफ्यूज? अगर आपके चार्ट्स माइंड में हैं तो यस, वेरी गुड अवीशा। चार्ट्स अगर माइंड में हैं और चार्ट्स में छोटी छोटी बातें लिखी हैं, अगर वो छोटी छोटी बातें आपने हाईलाइट करके लिखी हैं तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, ये बात गारंटी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मुझे आपसे एक वादा चाहिए, ठीक है। अपनी बुक्स पे ऐसे हाथ रखो, हाथ रख के वादा करो मेरे से, एक वादा करो, ठीक है। वादा क्या? वादा ये कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये अभी क्लास खत्म होते ही आप बिना आंसर देखे, भाई बिना आंसर देखे आप ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर में सॉल्व करोगे विद प्रॉपर फॉर्मेट, विद प्रॉपर नोट्स। जितने भी नोट्स हैं वो खुद लिखोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, पूरे पूरे लिखोगे, खुद सॉल्व करोगे। वादा करो, वादा नहीं करोगे तो मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। वादा करो कि आप ये खुद करोगे, ठीक है, वादा करो। इसी बात पे फीस रिफंड। सर प्रीवियस क्लासेस अपलोड कर दीजिए। अरे वैभव, प्रीवियस क्लासेस अपलोड हो गई हैं, तुम मेरी टीम से बात कर लो, ठीक है। टीम का नंबर है 9643929913। इस पे प्रियांशु होंगे, ठीक है, उनसे बात कर लो, वो क्लासेस अपलोड करवा देंगे। रियल टाइम बेस पे क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। यस सर, यस। आपके चार्ट्स आंखों में आ जाते हैं, वेरी गुड, यही होना चाहिए भाई। वादा रहा स्टूडेंट का टीचर से, हम ये क्वेश्चन करेंगे राइटिंग में, हो भले ही आज हम खाना लेट से खाएं, लेकिन ये क्वेश्चन हम करेंगे राइटिंग में। दलप्रीत ने भी वादा करा है भाई, वेरी गुड दलप्रीत। प्रियंका विश्वकर्मा ने वादा नहीं किया, चंद्रकांत कुमारे ने वादा नहीं किया, सौमित्रा मोहंती ने वादा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। चलो ठीक है गाइज, सो यस दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। प्लीज रिवाइज दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड रिवाइज करने के बाद आप कल की क्लास में रिवाइज करने के बाद आना, क्योंकि कल की क्लास में हम वो जो पेचीदा वाले कुछ वैल्यूएशन थे ना वो वाले करेंगे, जैसे इंश्योरेंस, जैसे ब्रोकर, एजेंट, वो सारे वैल्यूएशन करेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कोई भी एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। तो कल हम वो वाले अपने भाई वैल्यूएशन खत्म करेंगे। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि तुम कल की क्लास में बहुत अच्छे से अपना आउटपुट दे पाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, विल बी मीटिंग टुमारो। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड happy studying. Bye bye, see you in the next session. Radhe Radhe.